हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हम जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, आज वह टेस्ट सीरीज हमारी 22 नंबर की है। और यह श्रृंखला जो है लगातार हम कर रहे हैं। इसके पहले तक 21 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। तो चलिए समय न जाया करते हुए हम जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और कोशिश करिएगा लिखने की। अगर नहीं लिख पाते हैं, बहुत सारा कंटेंट है, तो उस कंटेंट को लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं तो एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके बाद जो है पीडीएफ से लिखने का प्रयास कीजिएगा या फिर पीडीएफ पढ़ने को प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप जो है अभी नए जुड़े हुए हैं तो केवल एक प्रश्न देखिएगा। अगर आपको एक प्रश्न में जो है क्लास की वैल्यू और आपको ऐसा लगता है कि जो है क्लास में कंटेंट परीक्षा के बिल्कुल रिलेवेंट है और यह परीक्षा में आने योग्य है, इसमें हमारा कवर हो सकता है, तब आप पूरी क्लास देखिएगा। अन्यथा जो है आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका जो है इसमें उचित नहीं लगता है तो इग्नोर कर सकते हैं। चलिए देखिएगा। आज का जो ये है कि एक जब कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाहर आते हैं पढ़ने के लिए तो माता पिता की उम्मीदें जो है लगी होती हैं, और वो उम्मीदों में ही क्या करते हैं कि मतलब अभी जो है बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के लिए ये शायरी है कि बापू को है दर्द बहुत है, अब उसको भी तो हरना है। तो आपको जो है पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी नौकरी हासिल करनी है और अपने माता पिता के जो कष्टों को है क्या करना है, दूर करना है। बापू को है दर्द बहुत, उसको भी तो हरना है। और जिससे कर्म को जन्मा है माने, उस कर्म को पूरा करना है। सीने में जो आग लगी है उसको भी शीतल करनी है, पर शीतल करना सरल नहीं, सो मुझको तो आग में जलना है। तो चलिए इसी आग में जलते हैं और इसी आग में जलते हुए संघर्ष की आग में हम जो है देखते हैं 22 नंबर की टेस्ट सीरीज हमारे सामने जो है उपलब्ध है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, टाटी पाका या ताती पाका शब्द भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ताती पाका शब्द भी जो है आपको लिखा हुआ मिलता है। ताती पाका शब्द तो वही मतलब का है। तेल रिफाइनरी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा। तो तेल रिफाइनरी ऐसा मान लीजिए एक प्रकार की फैक्ट्री जैसी संरचना होती है। आप जानते हैं कि जो है जब हम पेट्रोलियम को जो क्या करते हैं ज़मीन से निकालते हैं तो उसे जो है कच्चा तेल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? कच्चा तेल के रूप में जाना जाता है। और इस कच्चे तेल को जो है इसके लिए एक शब्द आता है, क्रूड ऑयल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्रूड ऑयल कहा जाता है। और इस क्रूड ऑयल को जो है रिफाइन करने के पश्चात जो है इसे पेट्रोलियम के रूप में बदला जाता है। और ये रिफाइन करने के लिए कई जगह जो ऐसी फैक्ट्रियां या इकाई जो है इसे रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी स्थित होती हैं, उन्हें इकाई जो है रिफाइनरी इकाई है। उसी इकाई से प्रश्न पूछा गया है कि रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तातीपाका तेल रिफाइनरी जो है यह आपकी जो है तातीपाका तेल रिफाइनरी यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और चलिए हम इस प्रश्न से संबंधित जो है जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट है उसे हम अगले स्लाइड में जो है एक एक करके क्या है लिखते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि जामनगर तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो जो प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं और आपसे पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर जो हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो जो देखिएगा, आपसे पूछे कि तातीपाका तेल रिफाइनरी ये जामनगर कहाँ पर स्थित है, तो जामनगर तेल रिफाइनरी आपकी जो है गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। आपसे पूछता है कि बीना तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जो है बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। आपसे प्रश्न पूछे बरौनी तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तब आप क्या बताएंगे कि बिहार में जो है बरौनी तेल रिफाइनरी स्थित है। नूनामती और नुमालीगढ़ यह जो है असम में स्थित क्या है, तेल रिफाइनरी हैं। कहाँ पर स्थित हैं? असम में स्थित है। आपसे पूछे कि बीना रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी, तब आप क्या बताएंगे? यह जो है ओमान देश के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? ओमान देश के सहयोग से जो है इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो इतने प्रश्न ये रिफाइनरी को लेकर। और देखिएगा प्रश्न जो पेट्रोलियम संबंधित है, सर्वाधिक तेल जो है भारत में कहाँ से निकाला जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि मुंबई हाई से जो है भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम क्या किया जाता है, निकाला जाता है। मुंबई हाई से, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपसे पूछें
डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र तो ये भारत का प्रथम तेल क्षेत्र है और यह जो है असम राज्य में स्थित है। और भटिंडा तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह पंजाब में जो है, यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी भी है भटिंडा में, तो है ये पंजाब में स्थित है। और रावा अपतटीय तेल क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश का तटीय भाग है। किसका है? आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है रावा तट स्थित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये पेट्रोलियम से संबंधित प्रश्न है। और पूछे कि सोडियम धातु जो है, सोडियम एक बहुत ज्वलनशील धातु होती है, तो इसे जो कहाँ पर रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसके तेल में? मिट्टी के तेल में। किस धातु को आपसे प्रश्न पूछा जाता है, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं? तो सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में जो है रखा जाता है। आपसे पूछे पीला सोना किसे कहते हैं, तब आपका जवाब क्या होगा? कि सर पेट्रोलियम को जो है पीला सोना कहा जाता है। तो इतने प्रश्न आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है। और हमने एक प्रश्न के साथ में लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है कवर किए हैं। पेट्रोलियम से संबंधित अगर आपसे परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। और यही तरीका हम जो है अंत तक अपनाएंगे। एक प्रश्न के बाद में जो उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और यह प्रक्रिया आज की नहीं है, प्रतिदिन की है। तो फैक्ट आपके पास में जो है बार बार गुजरेंगे, आपको जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप जो है ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। आपको इतना कंटेंट मिलेगा कि आज तक जो आपने कंटेंट पढ़ा हुआ है, आप ये समझेंगे सब कुछ जो है हमारा क्या हो रहा है, रिवाइंड हो रहा है एक ही साथ में। यकीन मानिए मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसी क्लास नहीं करवा रहा होगा कि जो इतना कंटेंट रिवीजन करवाने के लिए करवाए। क्योंकि क्वेश्चन लगाना भाई आसान होता है, आपके सामने कोई भी जो है आपको कंटेंट दे सकता है, क्लास लिखवा सकता है, लेकिन याद करवाना सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, बार बार इसी प्रकार से जो क्या करते हैं आपके सामने जो है ये स्लाइड आएंगी, ये प्रतिदिन आएंगी। और हर फैक्ट जब जैसा भी फैक्ट आएगा तो उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और इनका जो है एक बार आपका टेस्ट भी लिया जाता है। तो टेस्ट के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप में लिंक होगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हमारे पास में है दूसरा प्रश्न कि मध्य प्रदेश के कुल कितने लोगों को पद्म श्री सम्मान जो है सम्मानित किया गया है, कब? ये बात 2025 की बात की जा रही है कि 2025 में जो है कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो है कुल 5 लोगों को क्या किया गया है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये मध्य प्रदेश में कुल कितने हैं? देखिए मध्य प्रदेश के नाम से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन आपसे पूछे मध्य प्रदेश मूल के कितने लोग हैं, यहाँ चूंकि प्रश्न मूल से पूछा गया है तो मध्य प्रदेश मूल के 4 लोग हैं। हालांकि एक व्यक्ति उत्तराखंड का है, वो मध्य प्रदेश में ही पदस्थ है, लेकिन 4 जो है मध्य प्रदेश मूल के हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। एक नाम है आपके पास में भैरू सिंह को जो है क्या दिया गया है, ये पद्मश्री सम्मान दिया गया है। और दूसरा जो नाम है आपके पास में, वो दूसरा नाम है बुधेंद्र कुमार जैन को दिया गया है। किसे दिया गया है? कुमार बुधेंद्र कुमार जैन को। स्टार प्रश्न है, ध्यान रखिए, आएगा परीक्षा में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है गिनी चुनी हस्तियों को ये मिलता है। तो बुधेंद्र कुमार जैन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तीसरे नंबर में जो है जगदीश जोशीला को दिया गया है, जगदीश जोशीला को दिया गया है। चौथे नंबर में ध्यान रखेंगे आप, चौथे नंबर में जो ध्यान रखना है तो शैली होलकर को दिया गया है। किसको दिया गया है? शैली होलकर को जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया है, शैली होलकर को। और 5वें नंबर में ध्यान रखेंगे हरिचंदन भट्टी को दिया गया है। किसको दिया गया है? हरिचंदन भट्टी को जो है यह दिया गया है। हरिचंदन भट्टी मूल रूप से जो कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं ये, लेकिन जो वर्तमान भोपाल में क्या है कोई रहते हैं, ये भोपाल में रहते हैं। तो अब इन्हें ये ध्यान रखना है कि जो ये व्यक्तियों को पुरस्कार मिला हुआ है ये किस क्षेत्र से संबंधित दिया गया है। तो जो ये भैरू सिंह चौहान हैं, इन्हें जो है कबीर गायन के लिए दिया गया है। क्या दिया गया है? कबीर गायन के लिए दिया गया है। भैरू सिंह चौहान को जो है कबीर गायन के लिए दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश के जो है महू क्षेत्र से संबंधित है, महू के हैं। बुधेंद्र कुमार जैन जो है यह सतना जिले के हैं और इन्हें जो है ये डॉक्टर हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। और जगदीश जोशीला जो हैं ये इन्हें निमाड़ी साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? निमाड़ी साहित्य के लिए, तो यानी कि साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। और यह जो है आपके निमाड़ क्षेत्र यानी कि खरगोन के हैं, ये कहाँ के हैं आपके? खरगोन जिला से संबंधित है। शैली होलकर ये जो है इन्हें हस्तकरघा उद्योग के लिए दिया गया है। हस्तकरघा के लिए दिया गया है। ये महेश्वरी साड़ियों के लिए जो है कार्य करती थी। महेश्वरी जो साड़ी हैं सिल्क उद्योग से संबंधित, उनके लिए कार्य किया हुआ है।
और हरिचंदन भट्टी के लिए जो है यह पुरस्कार आपका कला के क्षेत्र में जो है इन्हें दिया गया है, हरिचंदन भट्टी को। ये मूल रूप से उत्तराखंड से। इतनी बातें ध्यान रखना है। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, मूल रूप से कुल मूल मध्य प्रदेश मूल के जो हैं कुल 4 व्यक्ति हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगले अब देखते हैं, हम प्रश्न देखते हैं। भैरू सिंह चौहान को देखिएगा, ये कहाँ के हैं? तो आपको अभी हम ये सभी चीज़ें कर चुके हैं, महू के हैं और इन्हें जो है कबीर गायन के लिए क्या है ये पुरस्कार दिया गया है। हमारी चूँकि विशेषता ही है कि बार-बार रिवीजन करना, आपके सामने लिखना, आपसे भी रिवीजन करवाना, लिखवाना, टेस्ट लेना, ये रिवीजन जो है मेरे जीवन का एक हिस्सा है और यही जो है कहीं न कहीं सफलता के लिए ज़रूरी होता है। हरिचंदन भट्टी जो है ये भोपाल में जो है वर्तमान में रहते हैं, लेकिन मूल रूप से कहाँ के हैं? ये उत्तराखंड के हैं और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। शैली होलकर जो है ये हथकरघा उद्योग या हस्तकरघा उद्योग हथकरघा के लिए दिया गया है और ये जो है महेश्वरी साड़ियों के लिए जो है क्या करती हैं, उससे संबंधित है। महेश्वरी साड़ियों के उद्योग धंधे से संबंधित हैं। जगदीश जोशीला जो है इन्हें निमाड़ी साहित्य के लिए जो है दिया गया है, निमाड़ी साहित्य के लिए दिया गया है और यह जो है खरगोन जिले से संबंधित है। बुधेंद्र कुमार जैन जो हैं यह सतना जिले से हैं और इन्हें जो है चिकित्सा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिएगा। ये थोड़ा-सा प्रश्न मुझे ठीक लगता सही है। मिलाना है आपको, एक तरफ क्या दिया हुआ है स्थान दिया हुआ है, एक तरफ क्या दिया हुआ है राज्य दिया हुआ है। ये जो स्थान दिए हुए हैं ये खनिज से संबंधित स्थान है मध्य प्रदेश में और इस क्वेश्चन में जो है हम खनिज से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षा में बार-बार आते हैं, तो खनिज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। बैलाडीला जो खान है ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और जो है यह लोहा की जो है प्रमुख खान है और केंदुझर या क्योंझर जो है यह आपका उड़ीसा में स्थित है। बालाघाट जो है आपका मध्य प्रदेश में तांबा और मैंगनीज के लिए जाना जाता है और कुद्रेमुख जो हो जाएगा आपका ये कर्नाटक में स्थित है, लोहा के लिए जाना जाता है। तो आप जो है ऑप्शन यहाँ पर दिए ही नहीं है, तो हम मिला लेते हैं। 1 नंबर का क्या हो जाएगा? 1 नंबर का आपका सी हो जाएगा और 2 नंबर का जो है आपका ए हो जाएगा और 3 नंबर का जो है आपका डी हो जाएगा और 4 नंबर का जो है आपका बी हो जाएगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ भी आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण में जो है प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे कि कोलार हट्टी की खान जो है यह कहाँ पर स्थित है? किसकी खान पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि जो कोलार हट्टी की खान है ये कहाँ पर स्थित है? तो पहली बात ध्यान रखिएगा, ये सोना के उत्पादन के लिए जानी जाती है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जावर की खान जो है बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, चांदी के उत्पादन के लिए विख्यात है और राजस्थान में जो है यह स्थित है। आपसे पूछे खेतरी की खान जो है यह कॉपर के उत्पादन यानी कि तांबा के उत्पादन के लिए जानी जाती है और यह जो है यह भी आपकी राजस्थान में स्थित है। आपसे पूछे पलामू की खान जो है फ्रेंड्स यह आपकी झारखंड में जो है स्थित है पलामू की खान और यह जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए यानी कि एल्यूमिनियम से संबंधित जो है प्रमुख खान है, बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। कोडरमा की खान यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और झारखंड में स्थित है और यह जो है आपकी अभ्रक उत्पादन के लिए जानी जाती है। मूसावानी की खान, मूसावानी की अगर खान की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये तांबा की जो है महत्वपूर्ण खान है और कहाँ पर स्थित है? यह आपकी झारखंड में स्थित है। तो झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, इसमें बहुत सारे खनिज आपको देखने को मिल जाते हैं। आपसे पूछे कालाहांडी की खान जो है यह मुख्यतः उड़ीसा में जो है स्थित है और यह जो है तांबा के लिए भी जानी जाती है और मैंगनीज के लिए भी जानी जाती है। याद रखिएगा तांबा मैंगनीज दोनों के लिए कालाहांडी की खान उड़ीसा में स्थित है, दोनों के लिए विख्यात है। एक क्षेत्र का नाम है, वहाँ पर दोनों खनिज मिलते हैं। भरवेली की खान जो है ये आपकी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है और मैंगनीज के लिए जानी जाती है। एक बड़ी विशेषता है इसकी कि एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है आपकी कौन? भरवेली की खान। मलाजखंड की खान यह भी आपकी जो है तांबा के लिए जानी जाती है और मध्य प्रदेश के जो है यह बालाघाट जिले में स्थित है।
अगली बात करें हैं, बादाम पहाड़ जो है ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा जिले में स्थित है और यह जो है लोहा अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या ध्यान रखना है, आपको इतने प्रश्न ध्यान रखना है। याद रखिए पीडीएफ जरूर पढ़ना है आपको एक बार, अगर अभी नहीं आप लिख पा रहे हैं तो पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यकीन मानिएगा आपको ये फैक्ट जो है कलेक्ट करने में बहुत समय लगता है। आप किताबों से ढूंढ करके ये फैक्ट लिखेंगे, उससे कहीं बेहतर है कि आप जो है एक जगह पर यहाँ पर आकर के रिवीजन कीजिएगा और इनका एक बार टेस्ट दीजिएगा, दोबारा रिवीजन टेस्ट दीजिएगा और फिर ये लगातार आपको जो है क्या है, मैं बार बार यहाँ से रिवीजन करवाता रहूँगा तो आपको एक दिन क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो परीक्षा के लिए लंबा समय है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन संबंधी कॉप का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए कॉप शब्द आपके लिए लिखा हुआ है, ये कॉप क्या है? सीओपी होता है। इसका पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है, पार्टीज स्पेलिंग की जो है गारंटी नहीं है मेरी कि मैं सही लिखता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है क्या होता है, पार्टी जिसका क्या है पूरा नाम है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या होता है, सम्मेलन होता है। क्या होता है? सम्मेलन होता है। मैं शुद्ध शब्दों में कहूँ तो एक प्रकार की बैठक है। और यह बैठक का जो है आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आपसे पूछे कि इस बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो एक संस्था है जिसका नाम है यूएनएफ ट्रिपल सी और इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये एक प्रकार की क्या है, बैठक है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या है, एक प्रकार की बैठक है। जब क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड्स? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और ये कब हुआ था? ये 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। उस दौरान ये सोचा गया था कि भाई जलवायु जो है हमारी प्रकृति की जलवायु कहीं बदल ना जाए, तो उसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ समय समय पर हमें अपने कार्यों में जो है ध्यान रखना चाहिए। तो फिर एक संस्था का गठन किया गया था इसी सम्मेलन के दौरान और वो संस्था क्या थी, ये थी कि हर बार ये क्या करेगी, सम्मेलन का आयोजन करवाएगी। और इसने ऐसा प्रथम सम्मेलन जो है अपनी कॉप यानी कि प्रथम कॉप का आयोजन जो है 1900, ये संस्था 1995 में अस्तित्व में आई थी। 1996 में जो है इसका क्या किया गया था, पहला सम्मेलन हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का जो बर्लिन शहर है, कौन सा शहर है, बर्लिन शहर है। तो ये जो है हमने इसके माध्यम से समझा और अब जो है अपनी क्या देखते हैं इसमें डिटेल से जो है वो प्रश्नों को देखते हैं, उन प्रश्नों को लगाइएगा, आपको मिल जाएगा सही जवाब। कॉप 30 का आयोजन अभी हाल ही में 7 तारीख से जो है 7 नवंबर से जो है इसका शुरू हुआ है आयोजन और ये 8-10 दिन चलेगा। यह जो है अभी ब्राज़ील के बेलेन शहर में हुआ है। कौन से शहर में? ब्राज़ील के जो है बेलेन शहर में हुआ है। दुबई में जो है कॉप 28 का आयोजन हुआ था। बाकू में जो है अभी पिछली वर्ष यानी कि कॉप 29 का आयोजन हुआ था। बर्लिन में जो है प्रथम कॉप का आयोजन हुआ था। चलिए प्रश्न देखते हैं, आपको समझ में आएगा। आपसे पूछे कॉप प्रथम का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तब आप क्या बताएंगे कि जो कॉप प्रथम का आयोजन है यह है बर्लिन शहर में हुआ था। और बर्लिन शहर कहाँ पर पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। कहो कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। कॉप तीसरा जो है ये 1997 में आयोजित किया गया था। सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, यहाँ पर 95 आएगा। कॉप प्रथम जो है 95 में हुआ था, ध्यान रखिए, क्योंकि 96 में दूसरा हो जाएगा, 97 में तीसरा होगा। तो कॉप तीसरे का आयोजन 1997 में कहाँ पर हुआ था, क्योटो में हुआ था। क्योटो क्योटो शहर में हुआ था, जो कि कहाँ पर पड़ता है, जापान में पड़ता है। और यहीं पर जो है क्या किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी हम इसको देखेंगे। कॉप 8 का आयोजन ध्यान रखिएगा, ये भारत में हुआ था कॉप 8 का आयोजन। आपसे पूछे कॉप 21 ये 2015 में हुआ था और इसमें जो है महत्वपूर्ण है पेरिस समझौता। आपसे प्रश्न पूछा जाता है पेरिस समझौता किस कॉप में हुआ था, तो कॉप 21 में हुआ था। कॉप 29 अभी जो है ये 2024 में बाकू शहर में हुआ था। बाकू जो है अजरबैजान देश की राजधानी है। किसकी है? अजरबैजान देश की राजधानी है। अगला प्रश्न पूछिए कॉप 30 का आयोजन अभी हुआ है, ये कल 7 तारीख से शुरुआत हुआ है, इसको ब्राजील में हुआ है।
प्रथम पर्यावरण सम्मेलन जो है दोस्तों कब हुआ था? तो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था और ये 5 जून को हुआ था और ये स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि स्टॉकहोम में हुआ था, इसीलिए 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? अभी हमने देखा कि 1992 में हुआ था और यह है ब्राज़ील में हुआ था, जो ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो शहर, तो इसलिए कई बार इसे रियो सम्मेलन भी कह दिया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये फ्रेंड्स 1987 में हुआ था और इस प्रोटोकॉल ये पर्यावरण संबंधी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और इसमें जो है ओजोन परत के संदर्भ में था कि जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं उन पर रोक लगाई जाए और ये मॉन्ट्रियल शहर जो है कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था। क्योटो जो है जापान में स्थित है, ये कहीं न कहीं कॉप 3 के अंतर्गत किया गया था और इसमें जो है जो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो उत्तरदायी गैसें थी, उन पर नियंत्रण लगाने की जो है इसमें बात की गई थी। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है आपका किसके लिए? पर्यावरण संबंधी और कॉप संबंधी जो है बातों के लिए जो है इतने प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। अगला है राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता के अनुसार जो है सही क्रम में बताना है। तो आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक साक्षर जिला जो है राज्य है वो कौन-सा है? केरल है और केरल के बाद जो दूसरे नंबर में आता है वो आपका जो है मिज़ोरम है और मिज़ोरम के बाद जो है वो त्रिपुरा आता है और त्रिपुरा के बाद जो है आप किसको ध्यान रखेंगे? उत्तराखंड को ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड को। तो आप देखिएगा केरल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, गोवा दिया हुआ गलत हो जाएगा। केरल के बाद त्रिपुरा दिया हुआ ये गलत हो जाएगा। केरल, गोवा ये भी गलत हो जाएगा। केरल, मिज़ोरम, गोवा, त्रिपुरा। तीसरे नंबर पर जो है हम त्रिपुरा को लगाएँगे। तीसरे नंबर पर त्रिपुरा कहाँ दिया हुआ है? केरल, मिज़ोरम, त्रिपुरा। हालाँकि यहाँ उत्तराखंड होता तो वो भी सही हो जाता। तो यहाँ पर जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार उत्तराखंड चूँकि नहीं दिया हुआ है तो आपका जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है जस्ट मिनट रुकेंगे, गलती ना होनी चाहिए किसी प्रकार की। ये कठिन स्तर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अभी तक जो है एक प्रश्न पूछता था कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन-सा है? तो आपको तीसरे नंबर में जहाँ त्रिपुरा दिया हुआ है वही सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं जनगणना संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को देखते हैं। प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा भारत में प्रथम जनगणना जो है 1872 में हुई थी और ये है लॉर्ड मेयो के समय पर हुई थी। ध्यान रखिएगा मेयो के समय पर हुई थी। प्रथम वैज्ञानिक जनगणना जो हुई थी ध्यान रखिएगा ये 1882 में जो है प्रथम वैज्ञानिक जनगणना हुई थी और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? रिपन था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो आप क्या बताएँगे कि भारत के जो है बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है किस राज्य में है? तो आप क्या बताएँगे? मेघालय राज्य में जो है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। आपसे पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तब आप क्या बताएँगे कि केरल राज्य में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो यह भी आपकी जो है केरल राज्य में क्या है? सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तब आप क्या बताएँगे? उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है। आपसे पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो आप क्या बताएँगे? मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वनों के मामले में। सर्वाधिक जनजातियाँ किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है हमें सर्वाधिक जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन-सा है? तो राजस्थान जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या हो जाएँगे? जनगणना संबंधी महत्वपूर्ण कुछ कुछ जो है प्रश्न हो जाएँगे। आज से जो है हम इसी प्रकार से ये रिवीजन की श्रृंखला रखेंगे जारी। हर प्रश्न के अंत में ऐसे ही फैक्ट लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती है? तो थोड़ा-सा आप क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है और जो पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहला मंडल पाया जाता है, तो ये वाला क्या होता है आपका
ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, ये हो जाएगा आपका समताप मंडल, ये हो जाएगा आपका मध्य मंडल, ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, देन समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद में जो है आपका ये हो जाएगा इधर आयन मंडल, और फिर हो जाएगा आपका बाह्य मंडल ऊपर का। तो देखिएगा क्या क्या यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन सभी की हम चर्चा करते हैं। ये जो मंडल हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। ये वाला जो मंडल है ये क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। ये आपका मध्य मंडल हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाएगा। ये आपका आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। और ये आपका बाह्य मंडल हो जाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपसे यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं सभी के सभी प्रश्न बताता हूँ। ये आपसे पूछे जो कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीक होता है तो जलवायु परिवर्तन संबंधी यहीं पर घटनाएं होती हैं, क्योंकि पृथ्वी गर्म होगी तो उसके आसपास का क्षेत्रफल भी गर्म होगा तो गर्मी हो जाएगी। पृथ्वी ठंड होगी तो उसके आसपास का क्षेत्रफल ठंडा होगा तो ठंडी हो जाएगी। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, कौन सी घटनाएं, मौसमी घटनाएं, वो किस मंडल से संबंधित हैं, क्षोभ मंडल से संबंधित हैं। सबसे निचला मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन गैस की परत कहाँ पर पाई जाती है, तो संताप मंडल में। आपसे फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाता है कि जो हम क्या करते हैं, उपग्रह स्थापित किए जाते हैं इसरो वगैरह द्वारा, तो वो किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो उल्कापात की घटना होती है, उल्का पिंड वगैरह, वो घटना कहाँ पर देखने को मिलती है, तो मध्य मंडल में जो है उल्का पिंड की घटना देखने को मिलती है। और एक प्रश्न और आता है, सामान्य ह्रास दर को लेकर के प्रश्न आता है कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो सामान्यतः जो है ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है। सामान्यतः बात कर रहा हूँ, ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब क्षोभ मंडल में जाएंगे तो ऊपर की ओर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान क्या होता है, कम होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर। वायुमंडल जो है ये वायु का जो है आवरण है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% पाई जाती है। तो अभी इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे आएगी स्लाइड में, तो वहां और चीजें क्लियर होंगी। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कौन सी वायुमंडल परत में जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तब आप क्या जवाब देंगे कि सर समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न पूछे कि ओजोन की इकाई क्या है, तो ओजोन की जो इकाई है यानी कि ओजोन परत को जिससे मापते हैं उसे डॉप्सन कहा जाता है, डॉप्सन कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछे ओजोन क्षरण किसके कारण होता है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक पदार्थ होता है उससे ओजोन परत जो है नुकसान होता है। आपसे पूछे ओजोन परत का महत्व क्या है, तो यह जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। आपसे पूछे उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तब आप क्या बताएंगे कि जो उपग्रह अभी हमने देखा हुआ था कि उपग्रह जो है किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल में जो है स्थापित करते हैं। आपसे प्रश्न पूछे उल्का पिंड की घटना जो है कहाँ पर होती है यानी किस मंडल में होती है, तब आप क्या बताएंगे कि मध्य मंडल में जो है उल्कापात की घटना हमें देखने को मिलती है। आपसे प्रश्न पूछे सामान्य ताप ह्रास दर की घटना कहाँ पर देखने को मिलती है, तब आप बताएंगे कि क्षोभ मंडल में जो है यह घटना देखने को मिल जाती है। आपसे प्रश्न पूछे सर्वाधिक मात्रा में जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तब आप क्या बताएंगे कि नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आपसे पूछे जीवनदायिनी गैस किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन गैस को जो है जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। तो इतने प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। वायु दाब किससे मापा जाता है, तो वायु दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। तो जितने भी प्रश्न जो है इसके आसपास के हैं मैंने सभी करवा दिए हर प्रश्न के अंत में। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है, तो देखिएगा मैं अगर भारत के दक्षिण का मानचित्र बनाऊं कुछ इस प्रकार से जो है भारत के मैंने दक्षिण का मानचित्र बनाया, और इस क्षेत्र में जो है
एक राज्य है, यहाँ पर जो है एक राज्य है ये, और इस राज्य का नाम क्या है आप जानते हैं? इसे जो है महाराष्ट्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र राज्य कहते हैं। और महाराष्ट्र राज्य का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर यूँ मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है, ये एक महाराष्ट्र का जिला है। इस जिले का नाम है क्या? नासिक जिला। और नासिक जिला में जो है, यहाँ पर जो है आपको एक पहाड़ी देखने को मिल जाएगी। ये है आपकी पहाड़ी। इस पहाड़ी से जो है 2 नदियों का उद्गम होता है। क्या होता है? 2 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी का नाम है बैतरणी नदी। क्या नाम है? बैतरणी नदी। और एक का नाम है आपकी गोदावरी नदी। क्या नाम है? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी किधर की ओर जाती है देखिएगा। गोदावरी नदी इधर से निकल कर के ऐसे जाती है, इस प्रकार से जाती है, और ये अंततः बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। और जो बैतरणी नदी है, यहाँ से निकल कर के तुरंत ही यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है? इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब जो है जितने भी प्रश्न इसके आसपास से बनते हैं, गोदावरी को जो है हम इस प्रश्न में गोदावरी नदी को कंप्लीट कर देंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स, त्र्यंबक पहाड़ियों से अभी हमने देखा कि 2 नदियां जो है निकलती हैं, लेकिन इसमें गोदावरी कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो बैतरणी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, वैतरणी जो है अलग नदी है। वैतरणी जो है अलग नदी है। यह उड़ीसा में प्रवाहित होती है। वैतरणी जो है उड़ीसा में प्रवाहित होती है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे कि सर जो गोदावरी नदी है, ये भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन यह जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप की क्या है? प्रायद्वीप भारत की सबसे जो है ये बड़ी नदी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पूछिए, गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये जो है नासिक जिला से जो है, महाराष्ट्र के नासिक जिला से उद्गम होता है। और पहाड़ी पूछे तो त्र्यंबक पहाड़ी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है त्र्यंबक पहाड़ी से। अगली बात करें, गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 1465 किलोमीटर जो है गोदावरी नदी की लंबाई देखने को मिलती है। नासिक महाकुंभ है, तो आप जानते हैं महाकुंभ भारत में 4 शहरों में होता है। उनमें से जो है एक नासिक जिला में जो महाकुंभ होता है, वह गोदावरी नदी के किनारे होता है। और जो प्रयागराज में होता है एक महाकुंभ, एक उज्जैन में होता है, और एक जो है आपका कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में शायद होता है। तो ये 4 जगह पर जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद जो है तेलंगाना में जाती है, और तेलंगाना के बाद यह आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश के बाद जो है खत्म हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जायकवाड़ी परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित है, और गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। पोचमपात परियोजना, इसे राम सागर, श्री राम सागर परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी आपकी जो है गोदावरी नदी पर ही स्थित है। और राज्य की बात करेंगे तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोदावरी नदी है, इसकी प्रमुख है सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर प्राणहिता, जो मध्य प्रदेश से निकल करके आती हैं, उनका संगम है ये प्राणहिता। प्राणहिता जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। आपसे पूछे कि इंद्रावती जो है ये भी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। आपसे पूछे प्रवरा, प्रवरा इतिहास में भी ये नदियाँ देखने को मिलती है। जो दैमावाद शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल इसी नदी के किनारे स्थित था। प्रवरा नदी जो है इसी की सहायक नदी है। वर्धा, ये मध्य प्रदेश से आने वाली नदी है और इसमें मिल जाती है। और गौतमी गोदावरी भी क्या है? इसी की सहायक नदी है। गौतमी गोदावरी। और जो गोदावरी नाम है, ये गुरु गोविंद सिंह के नाम पर जो है शायद रखा गया है। उनकी समाधि से ये किनारे बनी हुई है। इतने प्रश्न जो है गोदावरी नदी संबंधित देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। थोड़ा सा प्रश्न जो है ये
अच्छे तरीके से ऑप्शन भी गायब हैं, तो ये बड़े प्रश्न पता नहीं ये स्लाइड आज ऐसी क्यों कर गई है। तो देखिएगा, एक तरफ क्या दिए हुए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र दिए गए हैं। एक सेकंड का मुझे समय दीजिए। 58 नंबर की जो स्लाइड है, हाँ करेक्ट हो जाएगा। 2 2 4 ठीक है चलिए। तो ये है हमारे पास में प्रश्न कि एक तरफ क्या दिए हुए हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र, और एक तरफ क्या दिया हुआ है कि यह किस राज्य में स्थित है। इसको आपको क्या करना है, मिलाना है। जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, इन्हें इंग्लिश के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहा जाता है। यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वहाँ पर जो क्या होती है, काफ़ी बड़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता वहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित यानी कि जीवों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, उदाहरण के लिए जो आपके नेशनल पार्क होते हैं, कुछ इसी प्रकार के जो है जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जैव आरक्षित क्षेत्र जो है भारत में कुल, ध्यान रखिएगा, 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। अगर मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 3 कौन कौन से, अभी प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल से करेंगे, उसमें सब चीज़ें शामिल हैं। एक पचमढ़ी में है, एक अमरकंटक में है, और एक पन्ना में है। ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के। ये 18 भारत में हैं, और इनमें से जो है ध्यान रखिएगा 13 जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र यूनेस्को द्वारा क्या चलाया गया था, यूनेस्को द्वारा जो है एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, एमएबी प्रोग्राम कह देते हैं इसी को, एमएबी, एमएबी प्रोग्राम कह दिया जाता है। तो इसमें जो है कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये यूनेस्को के इस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के तीनों के तीनों यह शामिल हैं। और सबसे बड़ा इनमें से नीलगिरी है, और सबसे जो छोटा पहला है वो पहला नीलगिरी है, और सबसे बड़ा कच्छ का है। एक एक प्रश्न देखेंगे, अभी इन्हें मिला लीजिएगा। नौक्रेक जो है यह आपका कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। और मानस जो ये है, मानस कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। सिमलीपाल आपका कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। और शेषाचलम कहाँ पर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर निकल करके आएगा, 1 नंबर का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि उड़ीसा। 2 नंबर का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी कि असम। तीसरे नंबर का सिमलीपाल उड़ीसा यानी कि पहला ऑप्शन। और शेषाचलम जो है चौथे नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला जो है जिस ऑप्शन में आपको मैच करता हुआ देखिए वही सही हो जाएगा। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है मैन कंटेंट यही है, ध्यान रखिएगा, जो मैं डिटेल प्रश्न ये बनाए हुआ हूँ यही जो है पेपर में है, इन्हीं से देखने को आपको चीजें मिलेंगी। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत में कुल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाए कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा, नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसे जो है 1986 में शामिल किया गया था। यह है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक 3 राज्यों में जो है फैला हुआ है। आपसे पूछे सबसे नवीनतम कौन सा है, तो जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या है, भारत का सबसे नवीनतम है। इसे क्योंकि 2020 में सम्मिलित किया गया था। सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो जो कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3 जो है मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आपसे पूछे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसे कब शामिल किया गया था,
1999 में, ध्यान रखिएगा, शामिल किया गया था। और MAB प्रोग्राम जो है यूनेस्को का, उसमें जो है 2009 में इसे क्या किया गया था, शामिल किया गया था। यह जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। अमरकंटक जो है, इसे आपका 2005 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। और यूनेस्को का जो MAB प्रोग्राम था, उसमें जो है इसे 2000 कब 12 में शामिल किया गया था। और जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे 2011 में जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। और 2020 में जो है इसे यूनेस्को के उसमें जो है शामिल किया गया था। यूनेस्को वाले में जो है इसे 2020 में शामिल किया गया था MAB प्रोग्राम में। तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा अंतर देखिएगा, जो पन्ना बायोस्फीयर मैंने बताया सबसे नवीनतम है, ये मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 में ये MAB प्रोग्राम में शामिल किया गया था। तो कोई दूसरा होगा जो नवीनतम के लिए मैं भी यहाँ पर जो है इसे मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2020 में MAB में शामिल हुआ था। अगली बात करते हैं, यूनेस्को के MAB में कुल कितने हैं? तो जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें कुल 13 हैं। और तो इस प्रकार से प्रश्न आपको ये क्या सभी के सभी क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? यानी कि इस प्रश्न का मतलब है कि भूतापीय जो ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? भूतापीय जो ऊर्जा होती है, उसका प्रथम सफल प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो ये जो है कहाँ पर किया गया था? येलोस्टोन नेशनल पार्क में किया गया था। कहाँ पर? स्टोन येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क में किया गया था। और यह है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो सही जगह क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा कि अमेरिका में जो है क्या किया गया था, भूतापीय ऊर्जा का प्रथम सफल प्रयोग किया गया था। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये हम मान लेते हैं हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, मान लेते हैं पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी गोल होती है और गोल मुझसे बना नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मान लीजिएगा कि ये अर्थ है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के आप आंतरिक भागों में जानते हैं कि जो है ज्वालामुखी होता है। तो कभी कभी मान लीजिएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट इस क्षेत्र से हो गया, क्या हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। और यहाँ से पृथ्वी में क्या हो गया, छिद्र हो गया। छिद्र होने के कारण यहाँ से क्या निकलने लगी, गर्म जल निकलने लगा। क्या निकलने लगा? यहाँ से गर्म जल निकलने लगा। और हमारे यहाँ पर जो गर्म जल निकलता है, तो उसे लोग कह देते हैं कि वो भगवान की लीला है। तो आपको भूगोल भी पढ़ना चाहिए, विज्ञान का विज्ञान होना चाहिए। तो पृथ्वी की जो ऊर्जा है इस गर्म छिद्र से निकलने लगती है। और गवर्नमेंट फिर क्या करती है, इसका जो है उपयोग करती है, यहाँ पर जो है इस गर्म पानी से क्या करती है कि इसे भाप के रूप में तब्दील करती है, भाप के रूप में। और इस भाप से जो है टरबाइन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? टरबाइन। टरबाइन घूमने से क्या होता है, पंखा घूमता है, पंखा घूमने से जो है विद्युत का निर्माण किया जाता है यहाँ पर चुंबक के माध्यम से। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें किसी प्रकार के जो है डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है। अब देखिएगा, भारत में ऐसे कई केंद्र हैं और आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो सभी केंद्र जो है हम आपको इस प्रश्न की बात करवा देते हैं। आपसे पूछे पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है, तब आप क्या जवाब देंगे कि आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पूगा घाटी को लेकर के। यह है आपका लद्दाख में स्थित है पूगा घाटी, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे मणिकर्ण कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिकर्ण जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा शायद ऐसा प्रश्न आ जाता है कि एक तरफ केंद्र दे दे, एक तरफ राज्य दे दे, तो 4 देगा। सभी ध्यान रखिएगा। सूरज कुंड कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। आपको जो भी पूछना है पूछते रहिएगा, हम सभी याद कर लेते हैं। तातापानी कहाँ पर स्थित है? ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिएगा, अभी हमने ताती पाका पढ़ा था पहले प्रश्न में। ताती पाका वो तेल रिफाइनरी क्षेत्र था जो कि आंध्र प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़ में क्या है, तातापानी भूतापीय ऊर्जा केंद्र है छत्तीसगढ़ में। अनहोनी जो है यह मध्य प्रदेश में क्या है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। और मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर ये होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है। कभी देखिएगा यूट्यूब में डाल करके, तो ये केंद्र मिल जाएगा आपका। तो ये जो है मध्य प्रदेश में सभी के सभी क्या है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूर्वी भारत से लिया गया प्रश्न है। मैं सभी चीजें जो है आपको करवाता हूँ। तो मेलोसिस बेसिन क्या है? तो यह एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र है। क्या है? यह एक क्षेत्र है, और जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नरम चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नरम चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि नदियाँ यहाँ पर क्या करती हैं, जो मलबा लेकर के आती हैं उसे जमा देती हैं। तो ऐसा ये क्षेत्र मेलोसिस बेसिन कहाँ पर स्थित है? मैं भी बता देता हूँ बात को, जो है आपको मैप में दिखा दूंगा। तो ये मिजोरम में स्थित है। स्टार प्रश्न है, इस स्लाइड पर स्टार लगाइएगा। मैं जितनी भी व्याख्या कराऊंगा उसमें से पूरी संभावना है कि एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से चीजों को देखेंगे और जो है हर बात को आप क्या करेंगे, समझेंगे। मैं जो है पहले पूर्वी भारत का यहाँ पर मानचित्र बनाता हूँ। पूर्वी भारत का बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक क्या है, पूर्वी भारत का मैंने मानचित्र बनाया हुआ है। और इधर देखेंगे कि यह संरचना जो है भारत के मुख्य भाग से, जो बहुत पतली सी संरचना से जुड़ी हुई है भारत के मुख्य भाग से। तो यह क्षेत्र पहले अलग ही था। इसे जो है वर्तमान में मालदा गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालदा गैप कहा जाता है। यहाँ पर नदियों के अवसाद के कारण जो है भर गया है, अन्यथा भी पहले जो है यहाँ कटा हुआ था। तो मालदा गैप नाम की संरचना जो है इधर को अलग करती है। अब जो आप ये देख पा रहे हैं, ये संरचना देखिएगा, मुझे पूर्वी भारत का मैप आपके सामने बनाया हुआ है। तो यहाँ से लेकर के जो ये राज्य है, इस राज्य को हम क्या कहते हैं, ऊपर का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो है ये वाला हिस्सा नागालैंड का है, और ये वाला हिस्सा जो है मणिपुर का है, और ये नीचे का हिस्सा मिजोरम का है, और ये वाला हिस्सा जो है त्रिपुरा का है। किसका है? थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बना दिया। ये वाला हिस्सा जो है त्रिपुरा का है, और इधर से लेकर के ये वाला हिस्सा किसका है? मेघालय का है। ठीक है, मेघालय का है। मैं शॉर्ट में जो है चीज़ों के नाम लिख देता हूँ। ये जो है आपका इधर वाला हिस्सा, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। ये जो है आपका नागालैंड है। ये आपका जो है मणिपुर है। मणिपुर है। और ये वाला जो है आपका क्या है? मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। और इधर जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? त्रिपुरा है। और ये वाला हिस्सा जो क्या है? मेघालय है। मेघालय है। और ये बीच का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? असम कहलाता है। आप देखेंगे गौर से, तो असम जो है एक अरुणाचल प्रदेश से, इधर जो है वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है असम। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात राज्यों से जो है असम सीमा साझा करता है। भारत का दूसरा सर्वाधिक सीमाओं राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। और सी चीजें देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। पहाड़ियों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियों का क्रम ध्यान रखना है। ये है आपकी डाफला पहाड़ी, ये है मीरी पहाड़ी, डाफला, मीरी, अभोर, और ये जो है मिसमी है। और इधर जो है आपकी पटकाई बूम पहाड़ी स्थित है। तो आप जो है डिटेल में लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये हो जाएगी आपकी पटकाई बूम, ये हो जाएगी आपकी डाफला, ये हो जाएगी आपकी मीरी, ये हो जाएगी आपकी अभोर, और ये हो जाएगी आपकी मिसमी। नागालैंड में जो पहाड़ी स्थित है उसे क्या कहा जाता है? नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, उसका नाम है माउंट सारामती। क्या नाम है? माउंट सारामती इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मणिपुर में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, उसे कैसे के नाम से? लैमाटोल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लैमाटोल की पहाड़ियों से। ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको गहराई से नहीं पढ़ाया जाता है। लैमाटोल की पहाड़ियाँ मणिपुर में हैं। जो मिजोरम में पहाड़ियाँ स्थित हैं इन्हें किस नाम से जानते हैं? लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और जो लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन कहते हैं।
और जो ये मेघालय राज्य है, यहाँ पर एक पहाड़ी है गारो, दूसरी है खासी, फिर है जयंतियाँ। ये 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। और जो इनकी सबसे ऊँची चोटी है, उसका नाम क्या है? शिलांग जो है मेघालय के पठार की सबसे ऊँची चोटी है। क्या नाम है? शिलांग जो है मेघालय के पठार की सबसे ऊँची चोटी है। गारो, खासी, जयंतिया के बाद में 3 पहाड़ियाँ हैं। एक का नाम है मिकिर, एक का नाम है रेंगमा, एक का नाम है बरेल। तो बरेल पहाड़ी नागालैंड और दोनों की सीमा पर पड़ती है। तो कभी मेघालय मिकिर पहाड़ी को लेकर के जो है मेंस में एक बार प्रश्न आ चुका है, तो वहाँ पर जो है हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब ये जो पहाड़ी से यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं मिज़ोरम राज्य में, तो यहाँ पर जो है एक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, चिकनी मिट्टी के क्षेत्र का। इसी को क्या कहते हैं? मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है आपकी। अब इसमें देखिए बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो एक यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, यहाँ पर जो है एक क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र का नाम है क्या? कीवथु नाम है। और कीवथु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। नागालैंड की जो राजधानी है ये इस प्रकार से स्थित है, इसका नाम है कोहिमा। और ये जो है भारत की सबसे पूर्वी राजधानी है। क्या है? पूर्वी। ये सभी प्रश्न आते हैं। अभी ये देखिएगा एमपीपीएससी कब का है भाई? 2021 का पेपर उठा करके देखेंगे तो आपसे पूछा गया था कि ब्लू माउंटेन नीला पर्वत उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया था। ब्लू माउंटेन में लिखा हुआ है, इसका हिंदी मतलब होता है नीला पर्वत उद्यान। चूंकि ये क्या है? एक नेशनल पार्क भी है। तब आपसे ऐसा प्रश्न आया हुआ था एमपीपीएससी 2021 में। एमपीपीएससी 2024 या 23 का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें मेलोसिस बेसिन पूछा गया है। गारो खासी जयंतियों को लेकर कई बार प्रश्न आ चुका है। मिकिर रेंगमा को लेकर मेंस में प्रश्न आ चुका है। अब कीवत्व को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोहिमा को, सारामती को लेकर तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, आप याद रखिएगा। अब चलिए इससे संबंधित हम जो है प्रश्न देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में, देखिएगा मैंने उत्तर बताया क्या? मेलोसिस बेसिन आपका कहाँ पर हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा, हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ कौन-सी हैं? तो 4 पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। कौन-कौन सी? एक है आपकी डाफला पहाड़ी है, डाफला है, डाफला है, फिर आपकी मेरी है, डाफला, मेरी, अभोर और मिसमी। ये 4 पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर स्थित हैं, मिसमी पहाड़ी। चलिए अगली बात करते हैं। नागालैंड की जो पहाड़ी है उसकी, नागालैंड की पहाड़ी को नागा पहाड़ी कहते हैं। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, माउंट सारामती जो है उसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है चोटी को लेकर के। अगली बात करते हैं, मणिपुर में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो मणिपुर में जो है लैमाटोल की पहाड़ियां स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियां? लैमाटोल की पहाड़ियां स्थित हैं। मिजोरम की पहाड़ी का नाम जो क्या है? लुसाई की पहाड़ियां कहते हैं। मिजोरम की पहाड़ियों क्या कहते हैं? लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। गारो खासी जयंतियाँ ये कहाँ पर स्थित हैं? ये मेघालय राज्य में स्थित हैं, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? असम जो है दूसरा राज्य 7 राज्यों से सीमा बनाता है। और पहला राज्य कौन सा है? ये यूपी है, जो कि 9 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से जो क्या बनाता है? सीमा बनाता है। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, यह भी आपकी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी बिंदु जो है भारत का, उसका नाम क्या है? कीवथु जो है भारत का पूर्वी बिंदु है, यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की जो राजधानी है जिसका नाम है कोहिमा, वो भारत की पूर्वी राजधानी है। और शिलोंग की चोटी जो है ये मेघालय के में स्थित है। और यही जो है मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इतने प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या बताइए, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है, अच्छा है, तो एक सकारात्मक कमेंट लास्ट में ज़रूर कीजिएगा। ये सब तैयार करने में बहुत समय लगता है। आज तो बहुत ज़्यादा मूड भी जो है ख़राब हो गया था, क्योंकि भाई मैंने 2 बार स्लाइड बनाई, तो फिर हर बार क्या हो रही थी, अपने आप सेव नहीं हो रही थी वो, तो फिर बाद में डिलीट करनी पड़ी उसे, फिर दोबारा से बनानी पड़ी। तो थोड़ा-सा जो है वो लगा, टाइम लग गया मुझे। लेकिन हम कहा चलो ठीक है, जो है चीज़ें करने में ऐसा लगता है, बार-बार दिक्कत आती हैं। चलिए अगला जो है हमारे पास में कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था? इस प्रश्न में जो कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण आते हैं अधिवेशन को लेकर, वो सभी मैं करवा दूंगा। स्टार लगाइएगा, हर प्रश्न अपने आप में स्टार है, क्योंकि उसकी व्याख्या जो है इतनी महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट चीजें ही मेरे द्वारा उठाई जाती हैं। तो आपसे पूछा है कि अधिवेशन में, किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम और गरम दल जो है
विभाजित हो गया था। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है, जब कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में जो है कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और यह स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा की जाती है। हालांकि ए.ओ. ह्यूम को जो है इसके सिद्धांत मेंस में जो है मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम को जो है ऊपर किया गया था और जो बाकी जो दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और जो पी आनंद चार्लू और भी जो लोग थे उस समय के बड़े बड़े लोग थे, क्या नाम था भाई, सी आर दत्त नाम था। ऐसा जो है ये सभी लोग जो है ए.ओ. ह्यूम को आगे किए थे, क्योंकि भाई ये एक आईएएस ऑफिसर था रिटायर्ड, तो इसे जो है सरकार के बारे में ज्ञान था। अगर तो फिर इसने स्थापना की हुई थी। इसका पूरा नाम ए.ओ. ह्यूम का इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे एलन एलन ऑक्टोवियम ह्यूम था। ऑक्टोवियम ऑक्टोवियम ह्यूम था। इस व्यक्ति ने भारत में जो है बहुत पसंद आया था, ये हिमाचल प्रदेश वाला जो शिमला वाला क्षेत्र है इसे बहुत पसंद आया था, वहीं पर रहता था। पक्षियों को जो है बहुत प्रेम करता था, इसे जो है पक्षियों का रिसर्च करता रहता था, तो कई बार इसे पक्षी विज्ञान का जो है जनक भी कह दिया जाता है और इसे जो है ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है, क्योंकि शिमला में जो है काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक क्रिया करने लगा था। ठीक है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और जब स्थापना हुई थी तो उस समय पर भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? डफरिन जो है नाम था, तो डफरिन के समय जो है स्थापना हुई थी। अब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो है कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू होता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है 3 उसमें है। एक उदारवादी आंदोलन हम पढ़ते हैं, एक उग्रवादी पढ़ते हैं, उग्रवादी आंदोलन, और एक जो है गांधीवादी आंदोलन पढ़ते हैं। तो इनकी नीतियों के कारण जो है इसका अलग-अलग नाम रखा गया है। उदारवादी कुछ नेता भी थे और उग्रवादी भी नेता थे, तो दोनों के मध्य में क्या हो जाती है, जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, तो दोनों के मध्य में लड़ाई होती है। उग्रवादियों का कहना था कि भाई जो है तो पूरे भारत में विरोध होना चाहिए और उदारवादियों का कहना था कि विरोध सिर्फ बंगाल में होना चाहिए। इसी को लेकर के दोनों में लड़ाई हो गई और कांग्रेस का अध्यक्ष जो है उग्रवादियों को नहीं बनाया जा रहा था। इसी बात को लेकर के 1907 की जो सूरत अधिवेशन था उसमें क्या हो जाता है, कांग्रेस जो है दो दलों में बट जाता है, उदारवादी और उग्रवादी दल में बट जाता है। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि नरम दल और गरम दल कब विभाजित हो गए थे, तो ये सूरत में विभाजित हो गए थे और वो कांग्रेस का जो है 1907 का अधिवेशन था और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मैं कहानी बताऊंगा आपको, लेकिन समय देखिए चाहिएगा। अगर मैं यहाँ पर कहानी सुनाने लग जाऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट तो आपके बन जाएंगे कि रास बिहारी घोष किस प्रकार से बना था। लंबी कहानी है, इतिहास में जो है अच्छा लगता है पढ़ाने में अगर टाइम हो, लेकिन यहाँ पर जो है हमारी थोड़ी सी सीमा है, परीक्षा को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, फैक्ट वाइज जो हमारी क्लास होती है। तो जुड़े रहिएगा हमसे, लेकिन आपको यह अवसर जरूर मिलेगा कभी ना कभी, कुछ बहुत डिटेल में हम बातें करेंगे। यकीन मानिए, इतिहास जो है आपको, इतिहास ही नहीं सभी फैक्ट आपके अंगुलियों में आ जाएंगे अगर आप लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। और फैक्ट ही नहीं, इतने गहरे कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे कि आपको ये सब चीज़ें करने में कई साल लग जाएंगे, जो आपको यहाँ बहुत कम समय में मिल जाएंगी। चलिए कांग्रेस संबंधी प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम के व्यक्ति थे, क्या नाम था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। 1885 में हुआ था और आपका ये जो है बम्बई में अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन की अगर हम बात करें तो सूरत अधिवेशन ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था और यह किस लिए विख्यात है? तो जो गरम दल और नरम दल के मध्य में जो फूट हुई थी उसके लिए जो है यह अधिवेशन जाना जाता है। किसके किसके मध्य में? गरम और नरम दल के मध्य में जो है फूट के लिए जाना जाता है। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। अब ये जब फूट हुई थी तो बाद में ये इनका दोनों का पहले यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पर जो है लखनऊ अधिवेशन में क्या होते हैं, दोनों पुनः मिल जाते हैं। 1916 का अधिवेशन है
और जो अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार, इनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। इस समय लाला लाजपत राय जेल से निकल करके आते हैं तो बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था 1916 में। तो फिर लाला लाजपत राय जो है पुनः सॉरी, मैं लाला लाजपत राय बोल रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक है, वो पुनः निकल करके आते हैं और कहते हैं कि भाई स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो जो है वो फिर से कांग्रेस में जुड़ जाते हैं। 1916 में क्या हुआ था, तो दोनों का फिर से क्या हो गया था, मिलन हो गया था। किसका किसका मिलन हो गया था, जो गरम दल और नरम दल थे, इन दोनों का फिर से मिलन हो जाता है। बेलगांव अधिवेशन ध्यान रखिएगा 1924 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा इसकी क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई। तो गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाला एकमात्र अधिवेशन है। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे पूछे इसकी रचना किसने की थी, सरोजनी नायडू ने की थी। किसने की थी, सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। 13 फरवरी इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं सरोजनी नायडू। तो ये आपसे प्रश्न पूछे कि प्रथम भारतीय महिला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। गौर से शब्दों को सुनिएगा, प्रश्न आता है प्रथम भारतीय महिला कह रहा हूँ, प्रथम महिला नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो सरोजनी नायडू ने कानपुर में अध्यक्षता की हुई थी। अगला पूछे लाहौर अधिवेशन। फ्रेंड्स, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत में जो है ये किसके द्वारा, जवाहरलाल द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, अध्यक्षता की गई थी। और इस अधिवेशन में जो है क्रांतिकारियों ने, हमारे राष्ट्रवादियों ने पूर्ण स्वराज का जो है संकल्प लिया था। क्या लिया था, पूर्ण स्वराज का जो है इसमें प्रस्ताव रखा हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और पहली बार दिसंबर 1929 में अधिवेशन हुआ था, तो फिर 26 जनवरी अगला जो है साल लग गया था। इसी समय पर भारत का झंडा फहराया गया था। इतिहास को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को इसी डेट के कारण जो संविधान लागू किया गया था और इस तिथि को यादगार बनाया गया था। कराची अधिवेशन याद रखिएगा कब हुआ था, 1931 में हुआ था। सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की हुई थी, सरदार पटेल ने। इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें पूर्ण जो स्वराज्य 1929 में क्या किया गया था, पूर्ण, पूर्व नहीं है भाई, पूर्ण, पूर्ण स्वराज जो पारित किया गया था, उस पूर्ण स्वराज का क्या किया गया, परिभाषा बताई गई, परिभाषित किया गया कि स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं होगा कि राजनीतिक स्तर पर आज़ादी मिल जाए। स्वराज का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ये सांस्कृतिक सभी स्तर पर स्वराज है। हर व्यक्ति धर्म, स्वतंत्रता, समाज इत्यादि के लिए क्या होगा, आज़ाद होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हुई थी, जो गांधी जी को गांधी जी को जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, यानी कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें जाने की अनुमति दी गई थी। तो कराची अधिवेशन, प्रथम महिला आपसे पूछे, क्या भाई, आपसे पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, किसकी, कांग्रेस की। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो फ्रेंड्स क्या बताएंगे, एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और इन्होंने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हुई थी। सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना जो अबुल कलाम आजाद साहब थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। यही सबसे लंबे समय तक भी रहे थे, क्योंकि 1944 में गांधी जी ने क्या किया, विश्व युद्ध, क्या बोलता हूँ भाई, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। तो उसके बाद जो है कांग्रेस जो है अध्यक्षता नहीं हुई, सीधे 1947 में जो है, 42 से लगाकर 47 तक जो है किसी ने अध्यक्षता नहीं की, ना कोई बैठक हुई। तो उसमें संविधान सभा के निर्माण में लग गए, तो फिर 5-6 सालों तक यही अध्यक्ष बने रहे। सबसे लंबे समय तक सबसे युवा भी यही है। कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, 18 दिसंबर, 18 सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई, मैंने पिछले 18 दिसंबर लिखा हुआ, क्या 28 दिसंबर है, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। और इस समय पर गवर्नर जनरल कौन था, कई बार प्रश्न आ चुका है कि डफरिन के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो कांग्रेस की स्थापना थी। इतनी बातें याद रखेंगे भाई। एक बार मैं समय चेक कर लूँ क्या, कर लेता हूँ, ताकि अभी प्रश्न की संख्या लंबी है, मैं स्पीड बना दूंगा फिर।
भाई 1 घंटा 4 मिनट क्लास हो चुकी, माय गॉड। चलिए थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे अब, ताकि चीज़ें जो है, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे, हाँ ये हो गया है हमारा। चलिएगा। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ करके कब, अप्रैल 1948 को लगभग इन दोनों क्षेत्रों की 38 रियासतों को मिलाकर के एक सी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। कौन सी श्रेणी का? सी श्रेणी का राज्य बनाया गया था, जिसका नाम था विंध्य प्रदेश। क्या नाम था? विंध्य प्रदेश। और इसकी जो है दो राजधानियां थी, एक का नाम था नौगांव, एक का नाम था आपका रीवा। और इसके जो राज्य प्रमुख बनाए गए थे, उसका नाम था महाराजा मार्तंड सिंह जो है राज्य प्रमुख बनाए गए थे। और दोनों राज्यों में जो है मंत्रिमंडल बनाया गया था। बुंदेलखंड में कांता प्रसाद के नेतृत्व में, और बघेलखंड यानी कि रीवा में जो है अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। बाद में आगे चल करके 1952 में जब चुनाव हुए, तो फिर शंभुनाथ शुक्ल जो है यहाँ के क्या बने? सीएम बने। और आगे चल करके 1956 में इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। चलिए अब प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। ये जो शॉर्ट में समझाने का तरीका है, ये समझ लीजिएगा। आगे प्रश्न इन सभी चीजों के शामिल हैं। तो वो विंध्य प्रदेश राज्य बना हुआ था। देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा? बार बार पिन क्यों लेना पड़ता है? तो विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? अप्रैल 1948 में जो है गठन किया गया था। प्रथम राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी नौगांव जो है शुरुआत में राजधानी बनाई गई थी। दूसरी राजधानी जो है इसकी क्या थी? रीवा थी। कुल रियासतें कितनी थी? तो 38 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। राज्य प्रमुख कौन बनाया गया था? मार्तंड सिंह जो है यहाँ के राज्य प्रमुख थे। बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे? कामता प्रसाद जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। बघेलखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि भाई इंसान ही है, गलत लिख सकता है। तो बघेलखंड इसका मतलब है। बघेलखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? अवधेश प्रताप सिंह जो है बघेलखंड के बनाए गए थे। और अवधेश प्रताप सिंह विंध्य प्रदेश के प्रथम सीएम। देखिए ये प्रथम सीएम कब बने थे? जब 1952 में चुनाव हुए थे। देखिए थोड़ा सा समझिएगा चीजें, नहीं भाई बार बार दिमाग में चलती रहेंगी। भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। 1948 में विंध्य प्रदेश बना। अब भाई भारत में प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए। तो 52 से 48 से लगाकर 52 तक तो कोई ना कोई राज्य संभालेगा ना। तो पहले ये बने हुए थे मुख्यमंत्री, फिर 1952 में जब चुनाव हुए, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बने? विंध्य प्रदेश के प्रथम सीएम शंभुनाथ शुक्ल बने। कौन बने? शंभुनाथ शुक्ल बने। किस श्रेणी का दर्जा था? तो विंध्य प्रदेश जो है उसे सी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। और विलय कब किया गया था? तो 1956 में जो है मध्य प्रदेश में इसका विलय कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? फ्रेंड्स, भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय पर लगभग 569 रियासतें थी। कहाँ पर? भारत में। ये जो चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती थी, ये चाहे तो इंडिया में आ सकती थी, चाहे तो स्वतंत्र रह सकती थी। ऐसा जो है किसने अधिकार दिया? जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम था अंग्रेजों का, उसने ये अधिकार दिया हुआ था। भारत में सरदार जो पटेल थे, कौन से पटेल? सरदार पटेल, इनको यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई इन रियासतों का जो है संभालने का कार्य आपका है। तो सरदार पटेल और एक वीपी मेनन, अलग कहानी है भाई। वीपी मेनन अंग्रेज थे, तो सरदार पटेल ने कहा कि आपके पास में जो है शासन चलाने का अनुभव है, आप जो है यहाँ रियासतों का विलय करवा दीजिए, हमारे इसमें कुछ नीतियाँ बताइएगा। तो वीपी मेनन कहते हैं कि सरदार जी क्यों हमारा क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब हमारी जो है इतनी हैसियत नहीं बचेगी हम भारत में शासन कर सके, क्योंकि भारतीयों की ताकत जो है स्वतंत्र हो चुकी है। तो सरदार पटेल ने कहा कि अपना चेहरा फिर से जो है आप साफ कर सकते हैं, और ईमानदारी से काम करके भारतीयों में फिर से अपनी छवि बना सकते हैं। तो बीपी मेनन ईमानदारी से काम करने में लग जाता है कि आप बताइए। तो फिर ये दोनों लोग क्या करते हैं? भारत को एक करने का कार्य करते हैं। रियासत का विलय करने वाला विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी क्रम में जो सौराष्ट्र संघ था, उससे कितनी रियासतें मिला करके बनाई गई थी?
जो ये आपकी 222 रियासतें जो है इसमें मिलाकर के बनाई गई थी, तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। आज़ादी के बाद कुल भारत में कितनी रियासतें थी? तो आप क्या बताएँगे? लगभग 569 रियासतें थी। रियासत विभाग जो है किसे दिया गया था? तो जो वीपी मेनन साहब थे, वीपी वीपी मेनन, जो वीपी मेनन साहब थे उन्हें, और प्लस जो सरदार पटेल जी थे उन दोनों को क्या दिया गया था? रियासत विभाग दिया गया था। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार पटेल जी को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तो सरदार पटेल जी के जन्मदिन को अर्थात 31 अक्टूबर को जो है ये दिवस मनाया जाता है। 3 रियासतें जो असहमत थीं, तो भारत में ऐसी 3 रियासत थीं जो विलय नहीं करना चाहती थीं। उसमें एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, एक थी आपकी हैदराबाद और एक रियासत थी आपकी कौन-सी? जूनागढ़। इसके अलावा हमारी भोपाल रियासत भी थी, जिसे 1 जून 1949 का विलय किया गया था। सरदार पटेल की नीति क्या थी? सरदार पटेल की नीति थी रियासतों को विलय करने के लिए छड़ी प्लस पुरस्कार की नीति। क्या मतलब है इसका? कि अगर आराम से विलय कर दोगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, अगर नहीं मानोगे तो फिर पुलिस बल का प्रयोग करके, आर्मी का प्रयोग करके भी हम क्या कर लेंगे? आपका क्षेत्र ले लेंगे। भोपाल विलय कब हुआ था? तो बड़ी मुश्किल से जो है 1 जून 1949 को हुआ था भाई। पढ़ने में टाइम लगता है हर चीज़ को समझने के लिए। अब इसकी भी अपनी कहानी है। तो नवाब जो क्या नाम था, हबीबुल्लाह थे वहाँ के, विलय नहीं करना चाहते थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन भारत में भोपाल स्वतंत्र रखना चाहते थे। भोरसा गाँव कांड हुआ, जिसे भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कई लोग मारे गए। फिर सरदार पटेल ने पत्र लिखा कि देखिए ऐसा है, अगर आप ज़्यादा मतलब वो करेंगे तो चल नहीं पाएगा। हम क्या करेंगे, ये लोकतंत्र है, जनता की आवाज़ को प्राथमिकता दी जाएगी। और बहुत मतलब कठोर शब्दों से क्या करते हैं, विलय करने के लिए पत्र में लिखते हैं। और अंत में सरदार पटेल ये भी लिखते हैं पत्र में कि मुझे अफ़सोस है कि जो मेरे अंदर हुनर है अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये अंग्रेज़ों के टाइम पर नहीं दिखाया। तो फिर 1 जून 1949 को विलय हो जाता है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, ना कि कहानी। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद जो है विलय करने के लिए नहीं मान रहा था, तो फिर सरदार पटेल के जो है एक आदेश पर पुलिस का सैन्य बल वहां पर पहुंचा और हैदराबाद को हड़प लिया गया निजाम से। इसी को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के तहत जो है पुर्तगाली गोवा को नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर हमें ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा और गोवा को जो है 1961 में भारत का हिस्सा बना लिया गया। गोवा विलय कब हुआ था? 1961 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो चौधरी रहमत अली क्या करते हैं, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट थे, क्या थे ये? स्टूडेंट थे। और स्टूडेंट रहते रहते ही क्या किया इसने? बताया कि पी का मतलब क्या होता है? पंजाब होता है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब जो है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र होता है, अफगानिस्तान वाला। पाक, पाक हो गया यहाँ पर। और पाकिस्तान, आई का मतलब क्या होता है? सिंध वाला क्षेत्र। ठीक है। पाकिस्तान में भाई कहीं ऐश आता है तो उसका मतलब क्या होता है? सिंध होता है। ठीक है। और जहाँ ऐश TAN जहाँ पर आता है तो उसका मतलब क्या होता है? बलूचिस्तान होता है। क्या होता है? बलूचिस्तान। ऐसे करके इन्होंने पूरा नाम बनाया हुआ था और यहीं पर पाकिस्तान शब्द जो है ये पाकिस्तान पैदा कर देते हैं। तो चौधरी रहमत अली याद रखना है। अगली बात करते हैं। क्या बात है भाई, यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं लिया गया है? प्रश्न नहीं लिया गया है तो कुछ ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? 1940 में दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या कहा था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी विभाजन का बहुत बड़ा विरोधी था? वो क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश ही नहीं जबकि धर्म भी हैं, वो कभी एक साथ नहीं रह सकते। और इसी के तहत 1940 में जो है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन होता है। और इसमें पाकिस्तान के प्रस्ताव पारित कर देते हैं। फिर आगे चल करके बहुत लड़ाई होती है, देखेंगे बाद में। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सी मांगे नहीं थी? राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। कहो कौन कौन से हैं? प्रथम चरण है जिसका नाम है उदारवादी। कौन सा चरण? उदारवादी। दूसरा चरण कौन सा है? उग्रवादी, उग्रवादी चरण है। और तीसरा चरण कौन सा है? गांधीवादी चरण। समय बता दीजिए कब से कब तक रहता है? तो आप क्या बताएंगे? 1885 से लेकर के 1905 तक का समय उदारवादी,
1905 से लेकर के 1915 तक का समय उग्रवादी और 1915 से लेकर के 1947 तक का समय गांधीवादी। ठीक है। तो उदारवादी जो थे तो यह लड़ना नहीं जानते थे, अहिंसक तरीके से लड़ते थे। कैसे तरीके से लड़ते थे? अहिंसक तरीके से लड़ते थे। इनका प्रमुख कार्य होता था कि भाई जो अंग्रेज गलत कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सभा बनाएंगे, एक बैठेंगे, उसमें क्या करेंगे, धरना देंगे, बार बार जो है अंग्रेजों को पत्र लिखेंगे, क्षमा याचना करेंगे। ऐसी जो मांगे थी उदारवादी थी। इनका जो है ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, परंतु उग्रवादी इस प्रकार के नहीं थे। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में कौन सी मांग नहीं थी? देखिए, यानी कि 1885 से 1905 के बीच में कौन सी मांग नहीं थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दो, यानी कि जो विधानसभा होती थी उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दो। ठीक है, ये मांगते थे। काउंसिलों में जनप्रतिनिधित्व की संख्या में वृद्धि, ये भी ठीक है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, भाई ये इतनी अच्छी सरकार ही नहीं बनी हुई थी। ये बाद में जब भारत आजाद हो गया था तो अनुच्छेद 50 में ये प्रावधान लागू किया गया था, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। ये बात गलत हो गई। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का ठीक है, ये कहीं तक पृथक्करण कह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन ये वाली बात तो फिर और ज्यादा गलत हो जाएगी। न्यायपालिका का एकीकरण क्यों करवाएंगे? ये एकीकरण ही पहले था। देखिए, जो एसडीएम है ना, अभी वर्तमान में जो एसडीएम है, एसडीएम जो वर्तमान में है, इसे यह क्या है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो वर्तमान का एसडीएम होता है वह तो मजिस्ट्रेट नहीं होता। तो यह जो है अंग्रेजों के टाइम पर जो है रेवेन्यू यानी कि राजस्व की शक्तियों का भी प्रयोग करता था, और जो जज का काम है वह भी करता था, तब इसे एसडीएम कहा जाता था। तो एकीकरण मतलब पहले से ही था, तो एकीकरण की मांग नहीं थी। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बाकी मांगे सही। अब देखिएगा, इससे प्रश्न देखिएगा, उदारवादी चरण का जो है प्रथम चरण है, और ये कब से कब तक रहता है? 1885 से लेकर के 1905 तक का समय जो है ये रहता है। उग्रवादी चरण कब तक रहता है? तो आप क्या बताएंगे? 1905 से लेकर के 1915 तक का समय है। गांधीवादी चरण कब तक का है? तो 1915 से लेकर के 1947 तक का समय है। फिर आपसे पूछे भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। उग्रवादी नेता कौन थे? तो जो लाल बाल और पाल, यानी कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाल लाजपत राय थे। ये क्या है? उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी उदारवादी के मध्य फूट कब पड़ी हुई थी? तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हो गए थे? दोनों में फूट पड़ गई थी। दोनों का विलय कब हुआ था? तो 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें क्या हो गई थी? दोनों का विलय हो गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, और किसके समय पर? इस समय पर गवर्नर जो था करजन था। राप्त गुप्तार समाचार पत्र, ये किसका है? दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया हुआ था? लाला लाजपत राय ने दिया हुआ था। लाला लाजपत राय ने दिया हुआ था, लाजपत राय ने। और इसमें कहते हैं कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी के लिए करवाई हुई है, तो ऐसा ये आरोप लगाते हैं। मेंस का प्रश्न है, देखेंगे इसे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? तो जो गणेश उत्सव है ये विपिन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र के क्या है, एक व्यक्ति है, महान स्वतंत्रता सेनानी है। इन्हें जो है लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, और स्वराज्य के बड़े ये समर्थक थे। जो स्वराज्य विधेयक इसके लिए कानून 1895 में ये लेकर के आए हुए थे, पहली बार इसी में संविधान सभा की मांग करते। चलिए प्रश्न देखते हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? तो आप क्या बताएंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं यानी कि बीजी तिलक हैं, उनके द्वारा यह नारा दिया गया था। पुस्तक इनकी कौन सी है? ये सभी प्रश्न बाल गंगाधर तिलक के बारे में है। तो गीता रहस्य पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लिखी गई थी? सभी स्लाइड महत्वपूर्ण है, जितना मेरा अनुभव है सभी जो है उपयोगी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हुए। गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक की है। पत्र कौन सा है? तो आपसे पूछे मराठा और कौन सा, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने निकाले हुए थे? तो बाल गंगाधर तिलक के हैं। अशांति का जनक किसने कहा हुआ था? ध्यान रखिए, जब बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया तो एक अंग्रेज हैं जिनका नाम है सिरोल। क्या नाम है? पूरा नाम वेलेंटाइन सिरोल है।
और ये एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम है इंडिया अनरोस्ट। क्या? इंडिया अनरोस्ट, यानी कि भारत में अशांति। और भारत में इसमें अशांति के लिए दो लोगों को जिम्मेदार मानते हैं, एक जो है तिलक साहब को और दूसरे जो है दयानंद सरस्वती को जो है उत्तरदायी मानते हैं अशांति के जनक के लिए। इसी कारण जेल हो गई थी। आर्किटिक होम ऑफ वेदास, आर्य भारत में कहाँ से आए हुए थे? आर्किटिक प्रदेश से। यह पुस्तक भी किसने लिखी हुई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी। उत्सव कौन से मनाए थे? तो दो उत्सव मनाए गए थे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। एक कौन सा? शिवाजी उत्सव। और जो गणपति बप्पा मोरिया है, ये उसी समय शुरुआत हुआ था। गणेश उत्सव जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा उत्सव? गणेश उत्सव। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। होम रूल आंदोलन, तो जो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था, तो इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया था? होम रूल लीग आंदोलन किया था। उपनाम क्या है? तो इनको जो है लोकमान्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य, ये जो है मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य के थे, महाराष्ट्र के थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? इसमें जो है हम मध्यकालीन भारत के पूरे महत्वपूर्ण युद्ध कवर कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ का व्यक्ति है? ये एक ईरान का व्यक्ति है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अफरासियाब वंश का था, जिसे बलबन जो है स्वयं से जोड़ने का प्रयास करता था, उसी वंश का है। और यह जो है भारत में क्या करता है? 1739 में, इस समय पर मोहम्मद शाह जो है रंगीला का शासन रहता है, आक्रमण करता है और जो है इनके मध्य में करनाल का युद्ध होता है। और करनाल जो है हरियाणा में है। और इसी अभियान के बाद जो है रंगीला को बंदी बना लिया जाता है और जो मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस है, मयूर सिंहासन ले जाता है। तो जो रंगीला के बाद जो भी शासक बने वो मयूर सिंहासन में नहीं बैठ पाए थे। तो कब आक्रमण किया हुआ था? 1739 में। चाहिए मध्यकालीन भारत के सभी जो है आक्रमण देख लेते हैं। आपसे पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध है कब हुआ था भाई? 1526 में हुआ था। बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोधी को खत्म कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दूसरा युद्ध पानीपत का 1526 में हुई थी। अकबर ने जो है हेमू को पराजित किया था और पुनः मुगल राज्य शुरू हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध है कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। भाई थक गए हैं लगता है, एक मिनट रुको। कब हुआ था तीसरा युद्ध? 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के समय पर। तराइन का दो युद्ध हुए हैं। एक जो है प्रथम युद्ध 1191 में होता है, दूसरा युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को क्या किया था? पराजित किया था। प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 को होता है, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में। बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 में होता है। और तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के मध्य में 1565 में होता है। खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य में होता है। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में मेदिनी राय और किसके? बाबर के मध्य में होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में रट लेनी है, ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं। चलिए, आर्य मंजूश्री मूल कब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान से समझिएगा। एक धर्म हम पढ़ते हैं, उस धर्म का नाम है क्या? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आप जानते हैं दो भागों में बट गया था शिक्षाओं को लेकर के। एक धर्म था जिसका नाम था हीनयान और एक जो शाखा बन गई थी जिसका नाम था महायान। क्या नाम था? महायान। महायान वो लोग थे जो गौतम बुद्ध को क्या मानते थे? महान मानते थे, यानी कि गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। और हीनयान वो लोग थे जो गौतम बुद्ध को क्या मानते थे? एक समान मनुष्य मानते थे। तो ये क्या थे? रूढ़िवादी थे। कौन से थे? रूढ़िवादी थे, जो क्या चाहते थे? जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। और इन्हीं को जो है हीनयान को ही क्या कहा जाता है? थेरवाद कहा जाता है, थेरवाद। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है विशुद्धमग्ग। क्या नाम है? विशुद्धमग्ग जो है इनका प्रमुख ग्रंथ है। विशुद्धमग्ग किसका? हीनयानों का। किसने इसको लिखा था? विशुद्धमग्ग की रचना जो है बुद्ध घोष द्वारा की गई थी। बुद्ध घोष द्वारा की गई थी, यश घोष के भाई थे। महायान शाखा है, गौतम बुद्ध को महान मानते थे, इसलिए इनमें जो है क्या है? अवतारवाद की अवधारणा प्रचलित थी कि गौतम बुद्ध अवतार लेते हैं। और यही जो अवतारवाद है कहीं ना कहीं बोधिसत्व के रूप में भी जो अवतारवाद चालू हो गया,
कि दूसरों लोगों का कल्याण करने के लिए जो है, जिनको निर्वाण प्राप्त हो चुका है वो दोबारा अवतार लेते हैं, उन्हीं को बोधिसत्व कहा जाता है। और एक ऐसे ही बोधिसत्व हुए हैं जिनका नाम है आर्य मंजूश्री। क्या नाम है? आर्य मंजूश्री। आर्य मंजूश्री। और ये क्या है? एक बोधिसत्व हैं और इनका चित्र अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। और इसी के बारे में जो ग्रंथ लिखा गया है आर्य मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये अभी देखिएगा, महायान की ही एक शाखा है जिसका नाम है वज्रयान। क्या नाम है? वज्रयान महायान की ही एक शाखा है और यह जो है कश्मीर में स्थापित हुई थी। कश्मीर में स्थापित हुई थी। तो आर्य मंजूश्री किस पक्ष का ग्रंथ है? महायान का ग्रंथ है। वज्रयान से भी संबंधित हो सकता है और महायान से, क्योंकि महायान के ही दोनों ये अंग हैं। तो इसमें दो ऑप्शन सही माने हैं एमपीपीएससी ने, एक आपका वज्रयान और एक आपका महायान। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए बौद्ध धर्म का जो है पोस्टमार्टम करते हैं, सभी प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप क्या बताएंगे कि लुम्बिनी नेपाल में जो है गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गौतम वृक्ष को जो है बोध गया में क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु जिसे क्या कहा जाता है भाई, उस वहाँ की भाषा में महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण इनको हुआ था। अगली बात करते हैं, प्रथम संगीति जो है ये कहाँ पर हुई थी? ये राजगृह में जो है प्रथम संगीति हुई थी। किसके समय पर? अजातशत्रु के समय पर। दूसरी संगीति जो है ये कालाशोक के समय पर हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये आई थिंक वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। और जो तीसरी बौद्ध संगीति है ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय पर। पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। किसके समय पर? कनिष्क के समय पर यह जो हुई थी। संरक्षण शासक जो है, किन शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो सबसे पहले अशोक का ही नाम आता है। अशोक हो जाएगा, दशरथ हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। ये सभी शासकों ने संरक्षण दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई? देखिएगा भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, भारत में से सुधारवादी गवर्नर जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला बात, सुधारवादी गवर्नर जनरल, क्योंकि इसने कई कार्य ऐसे किए हुए थे। कौन कौन से? चाहे वो दास प्रथा को लेकर के हो, चाहे वो सती प्रथा को लेकर के हो, चाहे वो जो नरबलि प्रथा है उसको लेकर के हो, या फिर चाहे जो है और भी जो है कार्य किए हुए थे। प्रेस को लेकर के भी, प्रेस स्वतंत्रता के लिए कार्य किए थे। ऐसे कार्य थे इनके। विलियम बेंटिक देखिएगा, ये जो है पहले, एक तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में ये 1828 से लगा करके 33 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1828 से लगा 33 तक। इसके बाद आप जानते हैं कि 1833 में क्या आया था? एक कानून आया था जिसका नाम था चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में जो है, जो बंगाल का क्या होता था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो फिर यही जो है बंगाल का गवर्नर जो बना हुआ था, यही क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो फिर यह जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है 1833 से लेकर के 35 तक कार्य करता है। कब तक? 1835 तक कार्य करता है। इसका शासनकाल कुल मिलाकर के 1828 से 35 तक रहता है। तीन ये जितना रहता है गवर्नर के रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। अब देखिएगा, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का क्या हुआ? पहला गवर्नर जनरल होगा। ये प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये नाम परिवर्तन किससे किया गया था? 1833 के अधिनियम से किया गया था। तो 1833 के अधिनियम से किया गया था और 1833 के अधिनियम में ही पूर्णतः जो पहले 1813 का अधिनियम आया हुआ था, जिसमें जो है व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई थी। कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार था उसकी क्या कर दी गई थी? समाप्ति कर दी गई थी। लेकिन चाय और चीन के साथ में व्यापार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, इसको भी जो है 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त कर। ये स्लाइड लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उन्हें समझिएगा, ये सिर्फ समझिएगा ध्यानपूर्वक, इसीलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। तो इतने कार्य इसने किया हुआ था। और प्रेस को लेकर के भाई बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे भारत में, कि कोई प्रेस मतलब समाचार पत्र,
तो उनको हटाने के लिए इसने पूरा कार्य किया था, पूरा कार्य किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 1835 में इसका शासनकाल समाप्त हो गया। तो फिर अगला जो वो गवर्नर जनरल आया उसका नाम था कौन? मैटकॉफ। क्या नाम था? मैटकॉफ आया हुआ था। तो मैटकॉफ को ने जो क्या किया, वो सभी पूरे कार्य जो कंप्लीट थे उनमें साइन भर कर दिए। तो प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकाप को कहा जाता है। हालांकि वास्तविक कार्य विलियम बेंटिक ने किया हुआ था। तो ये प्रश्न हो गया, प्रेस को स्वतंत्रता कब प्रदान की गई थी? 1835 में, जब विलियम बेंटिक का अंतिम समय था, मेटकाप का शुरुआती समय था 1835। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो जो विलियम बेंटिक था वही क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। सती प्रथा किसके समय पर आई थी? तो ये भी जो है विलियम बेंटिक के समय पर ही आई हुई थी। किसके समय पर? विलियम बेंटिक के समय पर 1829 में इसके लिए कानून लाया गया था। और धारा 17 के तहत जो है सती प्रथा का क्या किया गया था? अंत किया गया था। और जो राजा राम मोहन राय थे इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए हुए थे। किसके प्रयासों से? तो ये जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी कौन हो जाएगा? बेंटिक ही हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 जो आया हुआ था, इसमें क्या किया गया था? नाम परिवर्तन किया गया था। किसका? जो गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, मैट कॉफ को कहते हैं, गलती मत करिएगा। लेकिन वास्तविक कार्य जो है किसने किया हुआ था इसको सुधारने के लिए? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है, पूरा कार्यकाल ध्यान रखिएगा 1828 से लेकर के 35 तक रहता है। हालांकि मैं पहले बता दिया है कैसा था ये। दास प्रथा पर रोक किसने किसने लगवाई हुई थी? तो विलियम बेंटिक के समय पर ही लगाई गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंतिम रूप से जो प्रतिबंध है, शुरुआत में तो दास प्रथा पर इसने रोक लगा दी थी, लेकिन पूर्ण उन्मूलन जो है लॉर्ड एलन बरो करके एक गवर्नर आता है, उसके द्वारा जो है इसकी समाप्ति की गई थी। पूर्णतया एकाधिकार समाप्त, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो है पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। जो पहले चाय और चीन पर जो है एकाधिकार था इसका, वो भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। कब? 1833 के अधिनियम से। अगला प्रश्न है, शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के चलवाए हुए थे? तो समझिएगा चीजों को, इस समझने में समय लगेगा तो समझेंगे हम यहाँ पर। आपको फिर बताना कल कैसा था ये माहौल, कि मतलब अच्छे से किया, फैक्ट किया तो क्या कवर हुआ चीजें या नहीं हुआ। तो चंद्रगुप्त जो थे, देखिएगा यहाँ पर जो, जब हम गुप्त वंश की बात करते हैं, कौन से वंश की? गुप्त वंश की। तो पहला शासक कौन होता है आपका? श्रीगुप्त होता है। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच होता है। कौन होता है? अरे भाई क्या हो रहा है? घटोत्कच जो है अगला शासक होता है। घटोत्कच के बाद में जो है चंद्रगुप्त प्रथम होता है। फिर क्या होता है? समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त होता है। और समुद्रगुप्त के कितने बेटे रहते हैं? दो बेटे रहते हैं, समझिएगा। एक बेटा है जिसका नाम है रामगुप्त, और एक बेटा है जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम है। अब इधर देखिएगा, भारत में जब मौर्योत्तर काल चल रहा था, यानी कि मौर्यों के बाद का काल चल रहा था, तो भारत में कई जातियां आई हुई थी, जैसे शक, कुषाण, क्या शक, कुषाण, पहलव, हिंद, यमन, कई ऐसे आए हुए थे। तो इनमें से शकों को पकड़ते हैं। शकों ने जो है उज्जैन में क्या है, अपना कब्जा करके रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? उज्जैन में कब्जा करके रखा हुआ था शकों ने। तो जब क्या हुआ, समुद्रगुप्त तो बहुत ताकतवर व्यक्ति था। देखिए ये क्या था, श्रीगुप्त संस्थापक था। चंद्रगुप्त जो है प्रथम, मतलब स्वतंत्र राजा था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी। सबसे ताकतवर समुद्रगुप्त थे, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त का जो बड़ा बेटा हुआ जिसका नाम था रामगुप्त, ये क्या था मजे का? कमजोर व्यक्ति था। क्या था? कमजोर व्यक्ति था। तो जो उज्जैन के शक थे, उन्होंने क्या कर दिया, इसके यहाँ पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण के पश्चात जो है क्षमता नहीं थी कि रोक ले। तो फिर इस शकों ने क्या कहा कि भाई जो तुम्हारी पत्नी है, कौन है तुम्हारी पत्नी? इसका नाम है ध्रुवा देवी। कौन सी देवी? ध्रुवा देवी जो है पत्नी थी रामगुप्त की। तो फिर ये काफी देखने में सुंदर रही होंगी। तो शकों ने क्या किया, इनकी मांग कर ली कि अगर इन्हें दे देते हैं आप तो हम आक्रमण नहीं करेंगे। तो रामगुप्त इतना कायर व्यक्ति निकला कि इसने जो है अपनी पत्नी को जो है देने के लिए मान गया। विक्रमादित्य जो है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय एक ईमानदार व्यक्ति था, मतलब ताकतवर व्यक्ति था, और थोड़ा सा मान सम्मान वाला व्यक्ति था। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया,
जाकर के पहले तो क्या किया, अपने भाई को मार दिया, यानी कि रामगुप्त को खत्म कर दिया, और फिर स्वयं जो है ध्रुवा देवी के पास जाता है और उसी का रूप बनाता है, और उसका रूप बनाकर मतलब औरत का वेशभूषा बना करके शकों के पास में जाता है, और अपनी सेना भी जो भी उसका प्लान रहा हो, तो फिर यहाँ पर जाकर के शकों को क्या करता है, खत्म करता है। और खत्म करने के उपलक्ष्य में सभी को एक एक सिक्का बांटता है, और रूपक नाम का चांदी का सिक्का जो है ये चलाता है, और वापस आकर के जब गद्दी पर बैठता है, ध्रुवा देवी से विवाह करता है, और विवाह करने के पश्चात में जो है इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि। और उज्जैन को जो है दूसरी राजधानी बनाया। यहीं पर इसके दरबार में क्या रहते थे? नौरत्न रहते थे। और ये कहानी जो मिलती है ना, इतिहास में नहीं मिलती ज़्यादा देखने को। कौन सी? ध्रुवा देवी, रामगुप्त और ये विवाह की कहानी। ये एक पुस्तक में देखने को मिलती है। किसमें? एक पुस्तक में देखने को मिलती है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी कौन है? ध्रुवा देवी। देवी चंद्रगुप्तम करके एक नाटक है, और ये नाटक जो किसने लिखा हुआ है? क्या नाम है भाई? विशाखा दत्त ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? विशाखा दत्त ने, जिसने मुद्रा राक्षस की भी रचना की हुई है। विशाखा दत्त ने ये नाटक लिखा हुआ है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। किसका सिक्का चलाया हुआ था? तो चांदी का सिक्का चलाया गया था। बी ऑप्शन सही है। देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आप क्या बताएंगे कि श्री गुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। उज्जैन को राजधानी किसने बनाया हुआ था? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय नाम के राजा थे उन्होंने बनाया हुआ था। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। वीरसेन साव चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? ये मंत्री था। किसका मंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। और इसने जो मध्य प्रदेश की क्या है, उदयगिरी गुफा है। कौन सी गुफा है? उदयगिरी गुफा। और ये कहाँ पर है? विदिशा में स्थित है। यहाँ पर जो है एक मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्ति लगवाई हुई थी। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो यही जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने क्या की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य, ध्यान रखिएगा, बहुत महान राजा थे। राजा भर्तृहरि के भाई थे। और जो रानी पिंगला की कहानी है ये मालवा में प्रचलित है। मध्य प्रदेश में भी एक राजवंश पढ़ाऊंगा जिसका नाम है गर्दभिल्ल वंश। क्या नाम है? गर्दभिल्ल वंश। यहाँ पर विक्रमादित्य को बात करेंगे, और जिसकी बात करेंगे अखंड भारत में कैसा शासन था इसका। गुप्तों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तब आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्हें गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सर्वाधिक हूण आक्रमण किसके समय पर हुए थे? तो जो गुप्तों का एक शासक था जिसका नाम था स्कंदगुप्त, उसके समय पर सर्वाधिक हूण हूण आक्रमण हुए थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की हुई थी? तो ये हरिसेन नाम के जो विद्वान थे उनके द्वारा रचना की गई थी। और जो देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा हुआ था? क्या? देवी चंद्रगुप्तम, तो ये लिखा गया था विशाखादत्त के द्वारा जो है रचना की गई थी। देवी चंद्रगुप्तम, विशाखादत्त। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर था तांबा के उत्पादन में। हम देखते हैं सभी फैक्ट जो है मध्य प्रदेश में तांबा से संबंधित देखते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, हर प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा तांबा से संबंधित। देखिएगा, मध्य प्रदेश में तांबा का भंडार कितना है? तो ध्यान रखिएगा, जब बात की जाए मध्य प्रदेश में तांबा का भंडार कितना है, तब आप क्या बताएंगे कि 386 मिलियन टन जो है मध्य प्रदेश में क्या है, मिलियन टन जो है इसका क्या है, भंडार है। आपसे पूछे कुल तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 25 मिलियन टन जो है मध्य प्रदेश में, 25 मिलियन टन जो है मध्य प्रदेश में 2023-24 में क्या किया गया है, तांबा का उत्पादन किया गया है। और इतना उत्पादन किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश का उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। बालाघाट में कौन सी धारवाड़ श्रेणी है? तो ध्यान रखिएगा चिल्पी श्रेणी पाई जाती है बालाघाट में। कौन सी श्रेणी? चिल्पी श्रेणी। और चिल्पी श्रेणी में ही ये तांबा निकलता है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो तांबा उत्पादन से संबंधित हैं? तो दो जिले हैं। एक आपका जिला है जिसका नाम है बालाघाट, और एक जिला है आपका छिंदवाड़ा जिला। तो यहाँ पर जो है तांबा निकलता है। आपसे पूछे मलाज खंड खान कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में जो है मलाज खंड खान स्थित है। और यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम की कंपनी जो है इसका उत्खनन कार्य करती है। अन्य खान कौन सी हैं? तो बालाघाट में जो तांबा की, ध्यान रखिएगा, जो खदानें हैं उनमें ध्यान रखिएगा
तो एक तो क्या हो गई आपकी मलाज खंड की खान हो जाएगी। एक खान है शीतल पानी, ध्यान रखिएगा शीतल पानी जो है किसकी खान है, ये तांबे की खान है, शीतल पानी हो जाएगी। और एक गिधरी खान है, गिधरी, एक जो है आपकी जट्टा खान है, गिधरी जट्टा, गिधरी पूछी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुकी है गिधरी खान। और गिधरी धौली है एक, गिधरी धौली जट्टा, एक खान और है भाई, क्या नाम है उसका, गढ़ी डोंगरी करके जो है खान, क्या है गढ़ी डोंगरी। तो इतनी सभी याद करना है, नया प्रश्न बनेगा ना तो उस दिन पता चलेगा कैसा होता है। सामान्य भाई कुछ बहुत तो नए प्रश्न आएंगे ही, तो आपको नए भी ध्यान रखनी है, चीजें ध्यान रखनी है। तामा नगरी किसे कहा जाता है, तो जो बालाघाट है इसे मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं, तामा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो जब बात करें ना 3 राज्यों में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश की ऐसी कुल 5 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी ताप्ती नदी, दूसरी है आपकी नर्मदा नदी, तीसरी है आपकी माही नदी, चौथी है आपकी सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। पांचवी है आपकी चंबल नदी। बताइए इनके अलावा कोई नदी है क्या मध्य प्रदेश में जो 3 नदियों से, 3 राज्यों से प्रभावित होती है। दिए गए ऑप्शन में कौन सी है, तो माही सही हो जाएगी। चलिए देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। ताप्ती नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर ये महाराष्ट्र में जाती है, देन इसके बाद गुजरात में जाती है। माही नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो ये मध्य प्रदेश में जाती है, फिर राजस्थान में जाती है, और राजस्थान के बाद ये गुजरात में जाती है। सोन नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है, सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर जो है यह है उत्तर प्रदेश, और फिर जो है यह बिहार में जाती है। नर्मदा नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र में जाती है, और फिर यह गुजरात में जाती है। चंबल नदी किसमें प्रवाहित होती है, तो पहले मध्य प्रदेश, फिर आपकी राजस्थान, और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न है, ताप्ती का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो क्या बताएंगे कि बैतूल जिले से जो है ताप्ती का उद्गम होता है। कौन से जिले से, बैतूल से होता है। माही का उद्गम जो है धार जिले के मिंडा गांव से होता है। कौन से जिले से, धार जिले के मिंडा गांव से। नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है ये अमरकंटक से होता है। कहाँ से, अमरकंटक से। सोन नदी का उद्गम भी जो है आपका अमरकंटक से होता है। चंबल का उद्गम जो है महू तहसील से होता है, महू से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है। देखिए काली मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, तो आप जानते हैं काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जो है रेड येलो सोइल पाई जाती है, यानी कि लाल पीली मृदा। फिर उसके बाद में जो है आपकी मिक्स्ड मृदा पाई जाती है। मिक्स्ड के बाद में आपकी एलोवियल सोइल, यानी कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो पाई जाती है। फिर सबसे कम जो है आपकी लेटराइट मृदा पाई जाती है। अगर मैं परसेंटेज की ही बात करूं तो लगभग 47% आपकी काली मृदा, और 33% लाल पीली मृदा, 10% आपकी मिक्स्ड मृदा, और 3% आपकी जलोढ़ मृदा, और 2.5% जो है आपकी लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा मुख्यतः मालवा में देखने को मिलेगी, लाल पीली बघेलखंड में। और अभी सभी प्रश्न शामिल हैं, अभी देखेंगे प्रश्न इनको। और जो ये मिक्स्ड मृदा है बुंदेलखंड में, जलोढ़ मृदा मध्य भारत में, लेटराइट मृदा बालाघाट नीमच में। देखिएगा अब काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है, सही बात है। इनमें से नमी धारण करने की क्षमता है, ये भी सही है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये थोड़ा सा अलग लगता है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, तो ये भी सही है। लेकिन ये वाला जो है रेत की मात्रा अधिक होती है, ये नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगला सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो यही बात सही नहीं है। अगली बात करते हैं, देखिएगा प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 47% पाई जाती है। काली मृदा का परसेंटेज कितना है, 47% है। लाल पीली मिट्टी का मृदा का परसेंटेज 33% है। मिश्रित मृदा कितनी है, 10% है। और जलोढ़ मृदा कितनी है, 3% है। और लेटराइट मृदा कितनी है, 2.5% है। मृदा स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, यह भोपाल में स्थित है। आपसे पूछे कपासी मृदा किसे कहा जाता है, तो काली मृदा को कपासी मृदा कहते हैं। छिछली काली मृदा जो है मध्य प्रदेश में, छिछली काली मृदा सतपुड़ा के सतपुड़ा पर्वत पर पाई जाती है, सतपुड़ा में। गहरी काली मृदा आपको जो है मालवा में देखने को मिलेगी, मालवा पठार में। साधारण काली मृदा जो है यह आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी साधारण काली मृदा, निमाड़ क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी, निमाड़ क्षेत्र में। हाथ दर्द करना ही लगा लेते हैं।
अगला है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीडोलॉजी जो है मृदा का अध्ययन कहलाता है। पर लेकिन अगर आप इतनी क्लास करते हैं ना तो यकीन मानिएगा आपको जो है इतना ऐसा लगेगा कि भाई मैंने पूरा पढ़ लिया, जितना आज तक पढ़ा हुआ है वो सब कुछ रिवीजन एक ही क्लास में हो गया। तो होगा भी, जब इसे रोज क्लास चलेगी तब बताओ क्या होगा। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो पूर्णा जो है ताप्ती की सहायक नदी है। बात ताप्ती नदी की आई है, चलिए पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं ताप्ती नदी का। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा मुल्ताई पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से, मुल्ताई पहाड़ी से होता है। कहाँ पर पड़ती है ये, बैतूल जिले में है मुल्ताई पहाड़ी। कितनी लंबाई है नर्मदा ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। किस राज्य में प्रवाहित होती है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में, फिर आपकी महाराष्ट्र में और फिर जो गुजरात में जाती है। अन्य नाम क्या है, ताप्ती नदी को जो है सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नगर इसके किनारे स्थित हैं, ताप्ती नदी किनारे सूरत और मध्य प्रदेश का जो है बुरहानपुर नगर जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा बांध स्थित है, तो पारसा डोह, पारसा डोह डैम जो है ये कहाँ पर पड़ता है, बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर स्थित है। समापन कहाँ पर होता है, तो यह नदी जो है अरब सागर में जो है समाप्त हो जाती है। सहायक नदियां कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्णा, गिरना, पूर्णा, गिरना, बोरी, बोरी, पांजरा, पांजरा, अमरावती, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ताप्ती की सहायक नदियां हैं। डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी डेल्टा नहीं बनाती, दो नदियां हैं, एक है आपकी नर्मदा नदी, एक है आपकी ताप्ती नदी, तो कभी डेल्टा नहीं बनाती। किस पर्वत के दक्षिण में बहती है, तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बहती है। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, बीजागढ़ की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा जब हम बात करते हैं किसकी, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसके तीन भाग हैं। कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। सतपुड़ा पर्वत का जो पश्चिमी भाग है और एक क्या है पूर्वी भाग है और एक क्या है मैकल श्रेणी है। ठीक है, जो पश्चिमी भाग है इसी को क्या कहा जाता है, राजपीपला श्रेणी कहते हैं, क्या, राजपीपला श्रेणी। और जो मध्य वाला भाग है वो महादेव श्रेणी जो इसी के अंतर्गत आती है और मेकल श्रेणी है। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं, आते हैं आपसे क्या पूछता है कि जो बीजागढ़ की पहाड़ियां हैं किसका भाग है, तो जो ये राजपीपला श्रेणी है इसकी कई पहाड़ियां हैं, जैसे अखरानी की पहाड़ियां राजपीपला में आती हैं, पश्चिमी सतपुड़ा में ही। बड़वानी की पहाड़ियां आती हैं, बड़वानी की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां इसी में आती हैं, बीजागढ़ की पहाड़ियां। और इसी में जो है मथवार की पहाड़ियां आती हैं, इसी में जो है आपके असीरगढ़ की पहाड़ियां आती हैं। और जो ये है पूर्वी सतपुड़ा वाला भाग है तो इसमें जो है महादेव श्रेणियां आती हैं, क्या आती हैं, महादेव की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ है, ऐसी आती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। चलिए देखते हैं प्रश्न। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची जो श्रेणी है, चोटी है, उसका नाम है चूलागिरी। 1215 मीटर ऊंची है और यह कहाँ पर स्थित है, बड़वानी जिले में स्थित है। पूर्वी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ जो है पूर्वी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कंफ्यूज मत होइएगा भाई, एक बार मैप में बनाइएगा इन सब चीज़ों को पता चल जाएगा। 1300 कितनी है भाई, ये 1350 मीटर जो है ऊंची है। मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक जो है मैकल की सबसे ऊंची चोटी है और 1067 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ ही है। धूपगढ़ चोटी जो है किस श्रेणी में स्थित है, तो ये महादेव श्रेणी में पड़ती है, महादेव श्रेणी में पड़ती है। अगली बात करते हैं पश्चिमी सतपुड़ा का अन्य नाम क्या है। पश्चिमी सतपुड़ा का जो अन्य नाम है इसे राजपीपला श्रेणी भी कहते हैं। कौन सी श्रेणी, राजपीपला श्रेणी भी कहते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा की पहाड़ियां कौन सी हैं, देखिए कई पहाड़ियां हैं जो अभी हमने लिखी हुई है, जैसे कि सबसे पहले हो जाएंगी आपकी बीजागढ़ की पहाड़ी इसी में पड़ती है, बीजागढ़ की पहाड़ियां हो गई। अखरानी की पहाड़ियां हो गई, मथवार की पहाड़ियां हो गई, मथवार की पहाड़ियां हो गई, असीरगढ़ की पहाड़ियां हो गई। ये सभी पहाड़ियां किसकी हैं, पश्चिमी सतपुड़ा की हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, पूरी जो है हमने क्लास कंप्लीट की। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक कमेंट अच्छा सा जरूर कीजिएगा और यकीन मानिएगा इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा कि अंत में कहेंगे कि माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु हारना मझधारों में इस साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा वहाँ पर। धन्यवाद।